मेरे बहुत प्यारे साथियों, सहपाठियों, आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है सिंघम बैच। तो केवल 2,999 रुपए में हम आपको पॉलिटिकल साइंस विषय की पूरी तैयारी करा रहे हैं, नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। और ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। आपके सारे कॉन्सेप्ट है विषय को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे, विषय पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। और ना केवल एग्जाम में बल्कि इसके पश्चात जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी हो पाएगी, क्योंकि विषय पे आपकी पकड़ होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, है ना। तो एक विषय की जो समझ होनी चाहिए कहीं ना कहीं वो आपके अंदर पैदा होगी, है ना। तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं केवल 2,999 रुपए में। आप मेहरा क्लास ऐप एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करके वहां से कोर्स की डिटेल जान सकते हैं, डेमो वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जे जे रूसो को, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आधुनिक थिंकरों में से एक है। इनका बहुत प्रभाव रहा है राजनीति विज्ञान विषय में। तो देखते हैं इनके क्या विचार रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, जो रूसो महोदय है, इनका जो जन्म है लगभग 712 ईस्वी में हुआ था, जिनेवा में, है ना, स्विट्जरलैंड में ये जगह है। यहाँ इनका जन्म हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जो पिता थे, पिता एक घड़ी साज थे, मतलब बहुत सामान्य परिवार से रूसो आते थे। इनके जन्म के समय क्या होता है, इनकी माँ का देहांत तो हो जाता है ना। माँ का देहांत हो जाता है। जो पिता थे इनके बहुत सारे व्यसनों में, दुर्व्यवहार में पड़े हुए थे, एक तरीके से नशा करते थे और बहुत कुसंगति से घिरे हुए थे। तो इनका बचपन में पालन पोषण ठीक तरीके से नहीं होता है, बहुत गरीबी का सामना इनको करना पड़ता है। जीवन में स्नेह, दुलार और प्यार जैसी जो चीजें होती है इनको बिल्कुल नहीं मिलती, है ना। तो इस तरीके से एक जो आवारा गर्दी में जो जीवन बच्चों का हो सकता है, एक आवारापन में इनका पालन पोषण होता है। बहुत तरीके से परेशानी में ये बढ़ते हैं जैसे तैसे, है ना। और पिता जो है इनके बहुत सारे व्यसनों में ऑलरेडी पड़े रहते हैं, तो उसका जो सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव है वो रूसो महोदय पे पड़ता है। तो ये भी उन सब चीजों में बचपन से ही लिप्त हो जाते हैं। अपना पालन पोषण करने के लिए, भूख मिटाने के लिए इन्हें झूठ बोलना पड़ता है, चोरी का सहारा लेना पड़ता है ना। और बस घूमते रहते थे, नशा, है ना, इस तरह की लत इन्हें बचपन से रही है। तो इन्होंने बहुत बुरा समय अपने जीवन में देखा। तो अब ध्यान रखिएगा, एक विचारक कैसे एक विचारक बनता है, या एक व्यक्ति जो भी व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता है ना, उसके लिए उसकी जो बचपन की परिस्थितियां होती है या जिस माहौल या पर्यावरण में वो रहता है, उसका सबसे ज्यादा असर किसी भी व्यक्ति पे पड़ता है। तो किसी के बारे में जब आप अध्ययन करें, पढ़े, तो कम से कम उसका बैकग्राउंड जानिए, स्पेशली थिंकरों को या किसी व्यक्ति विशेष का जब आप अध्ययन करते हैं, आप देखेंगे कि इन सब घटनाओं का रूसों के चिंतन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना, जो हम आगे चलकर देखेंगे। तो इस तरीके से इनका बचपन बीतता है, बड़े बड़े दुर्व्यसनों में रहते हैं, चोरी और झूठ बोलना पड़ता है। जब ये 14 साल के होते हैं तो अपना पोषण के लिए या अपने पालन के लिए खुद एक एक व्यक्ति के पास काम करने जाते हैं, जो खुदाई का काम करता है। वो व्यक्ति इनके साथ और पशु जैसा व्यवहार करता है ना। तो बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे तैसे 2 साल उस व्यक्ति के पास काम करते हैं, फिर उसको छोड़कर फ्रांस जाते हैं। वहां 2 साल ये आवारागर्दी में बिना कुछ किए हुए बिताते हैं। तो जीवन के हर एक पहलू को बहुत नजदीक से देखते हैं हमारे लोग, हमारे रूसो महोदय। इसके पश्चात क्या होता है, एक जो फ्रांस के सचिव है उनके साथ इन्हें काम करने का मौका मिलता है। उसके बाद जो एक डिजान उस समय की एक एकेडमी है, बहुत फेमस थी, जो स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, डिजान एकेडमी में एक निबंध प्रतियोगिता होती है कि विज्ञान और कला ने मानव को कैसा बनाया। उस प्रतियोगिता में ये भाग लेते हैं और प्रथम आते हैं। वहां से और सचिव बनने से इनके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। तो इधर से फिर एक राजनीतिक दार्शनिक बनते हैं ना, एक राजनीतिक विचारक बनते हैं। तो ये रूसों के बचपन का सफर है। इसके बाद में इनकी जिंदगी बहुत बदल जाती है ना। और अपना बाकी का समय अध्ययन में लगाते हैं और जीवन को इन्हीं पहलुओं से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए बिना देरी किए थोड़ा सा इनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देख लेते हैं रूसों का, है ना। थोड़ा सा जीवन परिचय इनका देख लिया जाए, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, है ना, कुछ बिंदुओं को पूछा जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो आप जानते हैं इनका जन्म हुआ था 1712 ईस्वी में, है ना। 1712 में जन्म हुआ था, लगभग 1778 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में, है ना। स्विट्जरलैंड में जिनेवा में इनका जन्म हुआ था, है ना। जन्म समय माँ की मृत्यु हो जाती है। इनके जो पिता है, पिता क्या थे, घड़ी साज, है ना। घड़ी साज मतलब घड़ी सुधारने का काम किया करते थे इनके पिता उस समय। माँ की मृत्यु हो जाती, जो बहुत सारे दुर्व्यसन है ना,
पिता इसमें रहते हैं, इनके पिता, तो इस वजह से ये भी इन सब चीजों में लिप्त हो जाते हैं, हमारे रूसो महोदय, है ना। इन सब सारे दुर्व्यसनों में लिप्त हो जाते हैं। ये जन्म से उपेक्षित जीवन जीते हैं। मतलब इनके जीवन में किसी भी लाड़ प्यार और दुलार नहीं होता है, ममता प्यार से बहुत बहुत, है ना, बहुत दूर होते हैं। चूंकि माँ बचपन में इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है इनके जन्म के समय, तो लाड़ प्यार इनको नहीं मिलता, तो उपेक्षित जीवन ये जीते हैं ना, तो इनका प्रभाव इनके विचारों पर बहुत ज्यादा दिखता है ना। स्नेह विहीन इनका जीवन होता है, स्नेह का अभाव होता है, तो स्नेह विहीन इनका जीवन होता है ना। पालन पोषण में पिता बहुत लापरवाही करते हैं, लापरवाही बहुत ज्यादा की जाती है इनके पालन पोषण में। पालन पोषण बहुत लापरवाही से इनका होता है ना। इसीलिए जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक है, दांते जर्मिनो, दांते जर्मिनो महोदय इनको क्या कहते हैं? दांते जर्मिनो महोदय ने इन्हें कहा एकांत आवारा की संज्ञा दी है, ध्यान रखिएगा, है ना। एकांत आवारा, इनको एकांत आवारा किसने कहा है? तो दांते महोदय ने इनको किसकी संज्ञा दी है? एकांत आवारा की, है ना। ये ध्यान रखिएगा आप। 14 वर्ष की आयु जब इनकी होती है, तो एक जो इनके साथी के साथ काम करते हैं, क्या, गड्ढे खोदने का, है ना, खुदाई का ये काम करते हैं। यहाँ इनके साथ बहुत ज्यादा पाशविक, है ना, मतलब पशु जैसा व्यवहार किया जाता है, पाशविक व्यवहार इनके साथ किया जाता है। और 14 वर्ष की आयु में इन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। 2 साल वर्ष इनके साथ ये काम करते हैं खुदाई का, ये जो साथी के साथ, साथी बहुत दुर्व्यवहार इनके साथ करता है, जानवर की तरह रूसों को ट्रीट करता है, और बहुत मेहनत उनसे करवाता था, और बहुत कम, जिससे खा सके, इनकी भूख दूर हो सके, इतना ही उनको सिर्फ वेतन देता था, और जानवर जैसे काम कराता था, दुर्व्यवहार करता था। इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है रूसों के जीवन पर, है ना। 2 वर्ष ये काम करते हैं, ठीक है। इसके पश्चात क्या करते हैं? लगभग 16 वर्ष की आयु में, है ना, 16 वर्ष की आयु में फ्रांस चले जाते हैं, और आवारागर्दी में जीवन बिताते हैं 2 वर्ष। आवारागर्दी का जीवन बिताते हैं 2 वर्ष तक फ्रांस में बिना कुछ किए, है ना। यहाँ पर भी अपना पोषण करने के लिए झूठ और चोरी का सहारा लेते हैं, ये सब चीजें करते रहते हैं। एक तरीके से आप देखते हैं ना, स्नेचर, चोर, शराब, व्यसनों, सब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और महिलाओं की स्थिति देख रहे हैं, तो ये बहुत बारीकी से चीजों को समझ रहे हैं, तो इसी का असर जो है ना इनके जीवन पर आगे जाकर पड़ता है, ठीक है। इसके पश्चात ये फ्रांस में नौकरी करते हैं, फ्रांस में एक नौकरी करते हैं। पर क्या होता है, अपने खराब व्यवहार, अपने खराब व्यवहार के कारण, खराब व्यवहार के कारण ये नौकरी छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं अपने खराब व्यवहार के कारण, है ना। इनके आवारा, जो ये आवारा थे, है ना, पीड़ित थे, नशे आदि गलत चीजों से जो पीड़ित थे, ये इनका प्रभाव जीवन के हर एक पहलू पर नजर आता है, जीवन भर प्रभाव, है ना, प्रभाव पड़ता है, और इसका असर हमें नजर आता है। जब हम आगे इनके अध्ययन को देखेंगे, तो आप समझिएगा कि रूसो ऐसी बात कर रहे हैं ना, तो आपको समझ में आएगा उसके पीछे जो कारण है। इनके साथ जो गलत तरह की चीजें हुई है जीवन भर, जो इन्होंने देखा है, उसी का विचार, वैसे ही उनका व्यक्तित्व बना है, और वही उनके व्यक्तित्व में और विचारों में झलकते हुए नजर आएगा हमें आगे चलकर, ठीक है। इसके बाद ये क्या करते हैं? लगभग 1743 ईस्वी में, है ना, और 73-44 में, जो वेनिस, है ना, वेनिस में फ्रांसीसी राजदूत थे, इनके सचिव बनते हैं, फ्रांसीसी राजदूत के सचिव बनते हैं वेनिस में, है ना। यहाँ से इनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है, एक अच्छी नौकरी इनको मिल जाती है। फिर क्या होता है, समय आता है 1749 का। तो जो डिजाइन इस समय की बहुत बड़ी एक एकेडमी थी, है ना, जो शिक्षा कार्य में उस तरीके से एक्टिव रहती थी, बहुत सारी एक्टिविटियां, ये सब चीजें कराती रहती थी, और बड़ी प्रसिद्धि थी इसके जनरलों को, और उन सब चीजों को बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता था ना। तो जो डिजाइन अकादमी थी, एक निबंध प्रतियोगिता करती है, एक निबंध प्रतियोगिता करती है। डिजाइन अकादमी एक निबंध प्रतियोगिता करती है। इसका जो विषय था, वो विषय होता है विज्ञान, विज्ञान तथा कला की प्रगति ने
नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया या उसे विशुद्ध किया। देखिए, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन होता है और उसका जो विषय है इसको ध्यान से समझिए। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, क्या था निबंध प्रतियोगिता का विषय, है ना? ये कब हुआ था निबंध प्रतियोगिता? 1749 में, ठीक है? 1749 में होता है। इसका विषय था, डिजान एकेडमी निबंध प्रतियोगिता कराती है कि जो विज्ञान और कला की जो प्रगति है, विज्ञान और कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योगदान दिया या उसे शुद्ध किया है। मतलब विज्ञान और कला का जो विकास हो रहा है, इससे नैतिकता बढ़ी है या कम हुई है। इस विषय पर रूसो महोदय निबंध लिखते हैं और इस निबंध से इनके जिंदगी में या जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। ये प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं इस निबंध प्रतियोगिता में, है। प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं और उनकी जो ख्याति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहीं से इनकी ख्याति बहुत बढ़ जाती है और ये इस निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आते हैं, तो यहीं से जिंदगी में एक परिवर्तन होता है और ये लिखने की ओर और दार्शनिक जो बनने की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर होते हैं। ठीक है। इस निबंध प्रतियोगिता में इन्होंने लिखा क्या था? तो इस निबंध प्रतियोगिता में इन्होंने बताया था कि जो विज्ञान है, विज्ञान और कला जो है ना, विज्ञान और कला ने मानव का पतन किया है। इनके विरोध में थे। विज्ञान कला ने मानव का पतन किया है। ये कहते हैं कि जो विज्ञान और कला है, इन्होंने बनाया नहीं है। विज्ञान और कला के उदय होने से क्या हुआ है, मानव का पतन हुआ है। क्योंकि जो प्राकृतिक अवस्था थी, ये मानते थे कि जब विज्ञान और कला नहीं आई थी, मतलब प्राकृतिक अवस्था, उस समय मानव बिंदास रहता था, एक भद्र पशु की तरह था, है ना? सुखी रहता था, कोई दुख उसको थे नहीं, एक दूसरे से सहयोग करता रहता था और अपना जीवन जी रहा था। जैसे ही एक व्यक्ति ने बाड़ा लगाया, मतलब पहले बार किसी व्यक्ति ने बाड़ा लगाया और ये कह दिया कि ये संपत्ति मेरी है ना? बाड़ा लगाकर कह दिया कि ये मेरा है। तब से क्या हुआ, संपत्ति उदय हो गई। और जब संपत्ति उदय हुई तो लोगों में तर्क शक्ति आई, तेरा मेरा की भावना आई। जब तर्क शक्ति और तेरा मेरा की भावना लोगों में यहाँ आती है, तो क्या होता है, निजी संपत्ति का जन्म होता है। यहीं से कला और विज्ञान का जन्म होता है। तो यहाँ से सब मानव का पतन होना शुरू हो जाता है। वो झूठ बोलने लगता है, वो अपने स्वार्थ की सोचने लगता है ना। तो ये बताते हैं कि जो विज्ञान है और जो कला है ना, यहाँ ऐसा लिखे कला और विज्ञान ने, ठीक है, कला विज्ञान ने मानव का पतन किया है। जो मानव है, मानव की चरित्र हिंसा, तो जो मानव की चरित्रहीनता का जो उत्तरदायित्व है, ये आधुनिक समाज पर है। देखो, निजी संपत्ति पैदा हुई तो कहीं ना कहीं एक आधुनिक समाज बनने लगा, है ना? एक व्यक्ति से मिलकर दो व्यक्ति बने उस संपत्ति की रक्षा के लिए ना। बाड़ा लगाकर व्यक्ति ने कहा कि ये संपत्ति मेरी है, तो वहां से एक संपत्ति व्यक्ति में आई, तर्क पैदा हुआ, विवेक पैदा हुआ, तो व्यक्ति क्या हुआ, स्वार्थी होने लगा है। इससे आधुनिकता बढ़ने लगी, लोगों के पास संपत्ति आने लगी, विज्ञान के आविष्कार होने लगे, कला का विकास होने लगा। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का पतन हुआ, व्यक्ति झूठ बोलने लगा और अपने स्वार्थ के लिए सोचने लगा, एक तरीके का उपभोक्ता बन गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो विज्ञान और कला ने मानव का पतन किया है और इस पतनहीनता का जिम्मेदार कौन है? आधुनिक समाज है। इस बात को लेकर इन्होंने बहुत विस्तार से निबंध लिखा जिसमें प्रथम आते हैं, ठीक है। और इनको मैंने बताया अपार ख्याति प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, 1954 में द्वितीय निबंध प्रतियोगिता होती है इसी एकेडमी द्वारा। द्वितीय निबंध प्रतियोगिता होती है। तो द्वितीय निबंध प्रतियोगिता में क्या होता है, वापस से भाग लेते हैं और पहले से ज्यादा अच्छा निबंध लिखते हैं। हाँ। इसका शीर्षक होता है कि किस विषय पर ये प्रतियोगिता होती है, तो जो निबंध का शीर्षक होता है वो होता है असमानता। असमानता का उद्भव और आधार। जो द्वितीय निबंध प्रतियोगिता होती है, इसका क्या शीर्षक था? तो इसका शीर्षक था कि जो असमानता है, असमानता का उद्भव कैसे होता है और इसका आधार क्या था। इस विषय पर द्वितीय निबंध प्रतियोगिता होती है। इसमें क्या करते हैं पता है, रूसो बहुत अच्छा निबंध लिखते हैं, पर
उस समय के जो अधिकारी वर्ग बैठे होते हैं ना, उनकी विचारधारा अलग होती है। असमानता बढ़ने को लेकर और असमानता के जो समाज में प्रभाव हो रहे हैं, इन पर बहुत विस्तार से रूसो लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। चूंकि एक सचिव के रूप में काम कर रहे थे और पहले निबंध में इनको ख्याति प्राप्त हुई, शिक्षण में बहुत जुड़ गए हैं। तो इस समय थोड़ा से गंभीर किस्म के हो चुके थे और बहुत अच्छा निबंध लिखने के बाद भी क्या होता है, जो अधिकारी वर्ग या जो जज बन के वहां बैठे हुए होते हैं, वो इनसे सहमत नहीं होते, क्योंकि विचारधारा अलग होती है। वो सत्ता के कहीं ना कहीं साथी होते हैं ना, तो सत्ता के विरुद्ध में अगर कोई बात कहेगा तो स्वीकार नहीं करते। तो इनको क्या होता है, इस निबंध प्रतियोगिता में हरा दिया जाता है, इनके निबंध को बिल्कुल नहीं चुना जाता। तो ये यहाँ पर रूसो महोदय बहुत दुखी होते, इतना अच्छा निबंध ये लिखते हैं, बाद में इसी निबंध को एक बुक के रूप में प्रकाशित करते हैं ना, असमानता के ऊपर, उसको हम आगे देखेंगे। बहुत दुखी होते हैं, इनका सत्ता से, सरकार से और लोगों से एक तरीके से विश्वास उड़ जाता है। इनकी जो संकालु प्रवृत्ति होती है ना, लोगों को बुरा समझने की और उस तरीके की, वो वापस जाग जाती है यहाँ पर। तो ये बहुत दुखी होते हैं इस बात से, है ना। और कई वर्ष क्या करते हैं, है ना, कई वर्ष पेरिस से दूर चले जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं और कई वर्षों तक पेरिस से दूर चले जाते हैं, पेरिस से दूर चले जाते हैं। कई वर्ष तक दुखी होते हैं, इसके बाद पेरिस से दूर चले जाते हैं और बुक लिखते हैं, अपनी बुक पे काम करते हैं। तो इनकी जो बुक यहाँ पे फिर ये लिखते हैं, उसका नाम था द इमाइल, है ना, द इमाइल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस संदर्भ में जब वो दूसरे निबंध लिखते हैं, उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता है, तो बहुत दुखी होते हैं और अपनी दूसरी बुक लिखते हैं ना। मतलब दो बुक लिखते हैं इस समय, जंगल में रहकर, बहुत दूर रहकर। तो एक पहली बुक का नाम है द इमाइल, और जो दूसरी बुक लिखते हैं वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये दो बुक लिखते हैं, इससे इनको और प्रसिद्धि मिली। ठीक है, ये दो बुक लिखने से इनकी और प्रसिद्धि फैलती है ना, और प्रसिद्धि इनकी फैली समाज में। और एक दार्शनिक जो होना चाहिए, एक राजनीतिक विचारक के रूप में कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। जो इमाइल है ना, ये और सोशल ग्राउंड इनकी सबसे प्रसिद्ध बुकों में से एक है, जिसमें इनका विचार स्पष्ट रूप से हमको नजर आता है राजनीति को लेकर। और इसमें जो द इमाइल है, इस शिक्षा में इन्होंने बहुत कुछ बातें लिखी है शिक्षा को लेकर इस बुक में, है ना। कि प्रकृति के, जो प्रकृति से एक इनका लगाव है, इस बुक में उसको भी ये दर्शाते हैं, क्योंकि ये दुखी हो जाते हैं और प्रकृति के करीब जाकर रहते हैं। इस दरमियान ये दोनों बुकों को लिखते हैं ना, तो इस इन बुकों में इनके विचार प्रकृति के ज्यादा नजदीक और अच्छे नजर आते हैं। इसके बाद क्या होता है, इनकी जो बुक थी द इमाइल, ये बुक का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि फ्रांस की क्रांति पैदा हो जाती है, फ्रांस की क्रांति पैदा हो जाती है। तो समझ रहे हो कितना ज्यादा इनका समाज पर प्रभाव पड़ने लगता है, ये बुक इनकी इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि फ्रांस की क्रांति इसकी बदौलत पैदा हो जाती है ना। तो क्या होता है, जो रूसो महोदय है, इसके बदौलत रूसो महोदय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनको इसके बदौलत गिरफ्तार कर लिया जाता है और सजा सुनाई जाती है ना। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जैसे तैसे छूटते हैं, फिर 16 वर्ष तक अपने जीवन के, लगभग 16 वर्ष के क्या करते, खाना बदोश की तरह बिताते। मतलब लुक छुप के रहते हैं, जो मिल गया सो खा लिया, बहुत गरीबी में जी रहे, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, एक तरीके से सब चीजों से मन उठ गया है ना। खाना बदोश समझते हो ना, लूटा झपटी जैसे मिला वो सब खा लिया अपने तरीके से और जीवन जी रहे हैं। तो लगभग 16 वर्ष तक इस रूप में जीवन बिता रहे, इतनी महत्वपूर्ण किताबें लिखने के बाद, जो कि फ्रांस में क्रांति का कारण बन जाती है ना। तो इस दरमियान ये कई देशों तक घूमे, जैसे फ्रांस में थे तो फ्रांस से जाकर कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं जर्मनी में, जर्मनी में भ्रमण करते हैं, इंग्लैंड जाते हैं और बस घूमते रहते हैं, सीखते रहते हैं, जैसे तैसे अपने जीवन को चलाते रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो आपने नाम सुना होगा एवो ह्यूम जो है ना, एवो ह्यूम, ये भी हमारे राजनीतिक विचारक है। ये इनके मित्र बनते हैं। और आपने एक और नाम सुना होगा, एडमन, है ना, एडमन एंड बर्क, इनका नाम सुना होगा। इनके मित्र बनते हैं और ये क्या करते हैं, रूसों को सहारा देते हैं, अपने संरक्षण देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, है ना। पर आपको तो पता है रूसो शुरू से संकालू रहे हैं और उस तरीके का बचपन बीता, तो इनके भी प्रति क्या करते हैं, संकालू प्रवृत्ति रखते हैं। इन पर ना, इन विचारों के ऊपर हमारे रूसी महोदय विश्वास नहीं कर पाते और इनको भी छोड़कर चले जाते हैं। बड़े संकालू और उस किस्म के थे, जैसे बचपन, मैंने बताया ना, बचपन का असर होता है, इनके साथ रहते हैं, लिखते हैं, अध्ययन करते हैं, वापस संकालू होने के कारण इनको भी छोड़कर चले जाते हैं।
पुनः फिर क्या करते हैं, फ्रांस वापस आते हैं, वापस से फ्रांस आते हैं। इसके पश्चात 16 वर्ष भटकने के बाद ये फ्रांस वापस आते हैं और फ्रांस आकर क्या करते हैं, वापस इनकी राजनीति में रुचि बढ़ जाती है, वापस राजनीति में रुचि बढ़ती है ना। क्या होता है, राजनीति में रुचि बढ़ जाती है इनकी, है ना। अब सक्रिय, इस सक्रिय भूमिका में आ जाते हैं। और विधायन जो होता है, विधायन के कार्यों में भाग लेते हैं ये, मतलब राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं। विधायन में एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं, उसके सदस्य बन रहे हैं, तो इस तरीके से सक्रिय रहते हैं रूसो महोदय, है ना। तो ये इनका एक तरीके से जीवन हमने देखा, ये इनका बचपन रहा है ना। तो कुछ विचारकों ने इसको लेकर भी कुछ कमेंट किया है, उनको देखते हैं। तो यूलिच महोदय क्या कहते हैं इनके जीवन को लेकर, है ना। यूलिच महोदय ने क्या कहा है, ये कमेंट देखिए, कि विचारों के इतिहास में, यूलिच कहते हैं कि विचारों के इतिहास में ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना कठिन है। विचारों के इतिहास में ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना कठिन है जिसने इतने अर्ध सत्यों के बावजूद भी, इतने अर्ध सत्यों के बाद भी मानवों पर गहरा प्रभाव डाला हो। हाँ, यूलिस महोदय क्या कहते हैं कि विचारों के इतिहास में अगर हम देखें ना, तो ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना बहुत कठिन है जितने इतने अर्ध सत्यों के बाद भी मानव पर इतना गहरा प्रभाव डाला। मतलब रूसो ने जो विचार दिए बहुत बहुत महान नहीं थे। उनने हर विषय के संबंध में अपने विचार कहे, छोटे छोटे कहे, मतलब वो ना तो पूरे सत्य थे ना पूरे गलत थे। मतलब कहता है कि अर्ध सत्य के थोड़े थोड़े इनके विचार भी इन्होंने दिए ना, और उसका समाज पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। लोगों ने उनकी बातों को अपनाया, सुना, फ्रांस में क्रांति तक कर दे रहे हैं उनके विचारों की वजह से। तो उतना परफेक्ट बड़े गहरे विचार देने के बाद भी नहीं दिए, मतलब उतने गहरे विचार, फिर भी इनके विचारों का इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ा है। फ्रांस की क्रांति कोई छोटी मोटी क्रांति नहीं है, एक हमारे लोकतंत्र के इतिहास में बहुत बड़ी क्रांति है। तो इतने अर्ध सत्यों के बावजूद भी इनका इतिहास पढ़ा ना, तो ये बहुत ताजुब रखते हैं, और बड़े महान एक दार्शनिक है इस किस्म में, है ना। यूलिच इन पर एक कमेंट करते हैं, हमारे जो लॉक महोदय है, ये याद रखिए, स्विट्जरलैंड में हुआ है, आपको पता है स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है, तो वहां कैसी शासन व्यवस्था है अभी वर्तमान में, प्रत्यक्ष शासन प्रणाली। उसके बीच कहाँ से आते हैं, रूसों से आते हैं ना। तो जो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसको कहते हैं, है ना, इसके कट्टर समर्थक है कि जनता की पूरी भागीदारी होना चाहिए शासन में। तो ये क्या करते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कट्टर समर्थक है, कहते हैं कि जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होना चाहिए। और ये विचार आप देखिए स्विट्जरलैंड में आज भी चल रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी देन है रूसो महोदय की। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कट्टर समर्थक नजर आते हैं इन्हें। जो है ना फ्रांस की क्रांति का, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसका आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। मैंने आपको बताया इनकी जो द इमाइल बुक थी, उसका प्रभाव पड़ता है फ्रांस की क्रांति पर, तो इन्हें क्या कहा जाता है, फ्रांस की क्रांति का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लोग तो यहाँ तक कहते कि अगर रूसो ना होता तो क्रांति नहीं होती। तो इनके विचारों का इस तरीके से फ्रांस पर प्रभाव पड़ता था, वहां के लोग इतने एक्टिव और सक्रिय थे क्रांति के मामले में, कहते कि वो उठते थे और क्रांति कर देते थे, खाते थे क्रांति कर देते थे। तो फ्रांस बहुत सक्रिय था, और उसका प्रभाव किस पर था, उन सब जनमानस पर उस समय रूसो महोदय का प्रभाव था। तो ये बहुत मायने रखता है अपने आप में, ठीक है। ये जो हमारे अगले थिंकर है ना, एक और जो पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर है, उनका नाम है एडमन बर्ग, जिनने इनको सहयोग दिया था ना। एडमन बर्ग क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, रूसो को कमेंट कहते हैं, इसे इन्होंने कहा था राष्ट्रीय असेंबली का, राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात। मतलब एक दर्शन शास्त्र में इतनी गहरी रुचि हो गई थी एक तरीके से। तो एडमन एंड बर्ग बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर है हमारे, वो कमेंट करते हैं, रूसो को कहते हैं कि ये राष्ट्रीय असेंबली के क्या है, पागल सुकरात की तरह है, जो बस अपने विचार कहते हैं, जो उनको लगता है सत्य बोलते हैं, चाहे
सत्ता किधर भी हो, कुछ भी हो, और इनको फर्क नहीं पड़ता सच बोलने में, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट करते हैं हमारे एडमंड बर्क जी। इन्हें क्या कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ये कहते हैं कि राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात कहकर संबोधित करते हैं हमारे रूसो महोदय को, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली हेडिंग की तरफ, और अब जो है ना रूसो की महत्वपूर्ण बुक्स को और रचनाओं को देख लेते हैं। क्या देखते हैं कि जो रूसो की महत्वपूर्ण बुक्स है ना, और जो रचनाएं या जो कृतियां इन्होंने लिखी है, इसमें इनके लेख आदि सारी चीजें शामिल है ना, सभी को देख लेते हैं। तो पहली बुक जो इन्होंने लिखी थी, है ना, जैसा आप जानते हैं, इनकी पहली बुक का नाम है डिस्कोर्स डिस्कोर्स ऑन द मॉरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस। ये बेसिकली इनका एक निबंध था, आपको पता है ना, सबसे पहले निबंध लिखा था 1949 में, है ना। और ये इनका निबंध है ना, 1749 में इन्होंने लिखा था। ये निबंध है ना, ये पहला निबंध था इनका, पहला निबंध है ये हमारे रूसो महोदय का, है ना। आपको पता है कि विज्ञान और कला ने मानव के उस स्वभाव को, मतलब मानव को नैतिक किया है या भ्रष्ट किया है, इस विषय पर निबंध का आयोजन हुआ था। डिजाइन एकेडमी ने इसका आयोजन किया था ना, एकेडमी ऑफ डिजाइन, आपको पता है, एकेडमी ऑफ डिजाइन, इसने इस निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था। इनमें प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया था रूसो महोदय ने, और बड़ी ख्याति प्राप्त हुई थी इनको इसके परिणाम स्वरूप, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है उनका, है ना, कि विज्ञान और साइंस की उन्नति ने मानव के स्वभाव को कैसा बनाया, ये इनके जो निबंध था, ये इसका शीर्षक था। इसे आप ध्यान रखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, दूसरे इनकी रचना की तरफ बढ़ते हैं, तो देखो डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, ये कब लिखा था, ये 1754 में इन्होंने लिखा था। ये भी इनका लेख था, है ना, ये असमानता के ऊपर था, इंपॉर्टेंट था। ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी इनकी अन्य रचना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अन्य इनकी रचना को हम देखते हैं, वो है अ डिस्कोर्स अ डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, है ना, ये 1755 में लिखी थी। अगली रचना देख लेते हैं। अगली इनकी महत्वपूर्ण रचना है, आप जानते हैं, उसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगली रचना देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कब लिखी थी उन्होंने, ये लिखी थी 1762 में, ये लिखी थी, है ना, ये राजदर्शन पर इस इन्होंने रचना लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनके सबसे महत्वपूर्ण रचना में से एक है, ये ध्यान रखिएगा, अमूमन एग्जामों में इसको पूछ लिया जाता है। ये काहे पर लिखी है, तो भैया ये लिखी है राजदर्शन पर, है ना। राजदर्शन पर एक किताब लिखी, उनका पूरा जो राजनीतिक दर्शन है हमें इस बुक में नजर आता है। इसकी जो प्रथम पंक्ति है ना इस बुक की, प्रथम पंक्ति में रूसो महोदय लिखते हैं कि मनुष्य जो है ना, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है। ये लाइन भी पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है रूसो की। क्या मतलब हुआ इसका, ये कहता है कि जब प्राकृतिक अवस्था में ना, जब मनुष्य पैदा होता है तो उसमें किसी तरीके के बंधन नहीं होते, एकदम स्वतंत्र रूप से वो पैदा होता है। पर जैसे ही लेकिन वो बड़ा होते जाता है, तो बहुत सारे, जैसे स्टेट हो, समाज के या कानूनों के, बहुत सारे जंजीरों में उसको जकड़ दिया जाता है। जब संपत्ति पैदा होती है तो उसकी सुरक्षा की भावना आ जाती है, लोगों में विवेक या तर्क पैदा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है ना। उसमें बहुत सारे प्रतिबंध लागू होने शुरू हो जाते हैं। जब बोलते हैं ना, रूसो पहली बार की जो पहला व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने कहा कि ये बाड़ा में एक बाड़ लगा दी उसने जगह में और बोल दिया ये मेरा है, वहां से उसकी निजी संपत्ति पैदा हुई। तो इस तरीके से राज्य और सब चीजें बननी शुरू हुई और व्यक्ति क्या हुआ, बहुत सारी जंजीरों में जकड़ गया, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इसीलिए कहते हैं कि पैदा तो स्वतंत्र होता है, पर क्या होता है, बहुत सारी जंजीरों में जकड़ा होता है, अलग अलग तरह की जंजीरें,
आप समझ सकते हैं, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती है ना? और जो इसकी अंतिम पंक्ति है इस बुक की, अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं रूसो महोदय? अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए, ये कहते हैं कि जो भैया जो मनुष्य है ना, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये इनकी अंतिम पंक्ति में कहते हैं इस बुक की, है ना? इस बुक में क्या करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात करते हैं रूसो। भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात, कि कैसे भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, है ना? इन्होंने राज्य को क्या माना, राज्य को नैतिक माना है, इसमें ध्यान रखिएगा। ये राज्य को नैतिक मानते हैं। इस बुक में ना राज्य को इन्होंने नैतिक माना है, प्लेटो अरस्तु जैसा। जैसे प्लेटो और अरस्तु का राज्य था ना, उसी तरह के राज्य को क्या मानते हैं, नैतिक मानते हैं। तो ये मुख्य विशेषता है हमारी इस बुक की। इसके बाद जो अन्य बुक है हमारे रूसो महोदय की, अगली बुकों को हम देखते हैं ना। तो अगली हमारी बुक है, जो इनकी बहुत प्रसिद्ध बुक है, जिससे फ्रांस में क्रांति हो गई थी, जानते हो, द इमाइल। ठीक है। इसको ऑन एजुकेशन भी कहा जाता है। किस पर लिखी गई ये बुक है, मुख्यतः एजुकेशन पर लिखी गई बुक है, ऑन इमाइल। ठीक है। इस बुक में क्या बोलते हैं, ये मुख्यतः किस पर लिखी है, इसमें शिक्षा पर लिखा है। शिक्षा की बात करते हैं इसमें हमारे रूसो महोदय, द इमाइल बुक में, है ना? ये कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य की निर्वासित प्रकृति का उदय ही शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, कि जो मानव की निर्वासित, जो उसकी स्वतंत्र प्रकृति होती है ना, जो स्वतंत्र पैदा होता है, उसमें स्वतंत्रता पैदा करना ही शिक्षा है, कि उसके विचार स्वतंत्र हो सके, गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो सके। तो शिक्षा क्या करती है, शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्र करती है, विचारों से स्वतंत्र करती है। इसलिए शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं रूसो, है ना? आगे कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा, जो भी बच्चा है ना, प्रत्येक बच्चा को, प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रकृति के हिसाब से शिक्षा देना चाहिए। प्रकृति के हिसाब से हर व्यक्ति के गुण अलग होते हैं, शौक पसंद अलग अलग होती है ना? एक प्रकृति हमको नजर आ जाती है, कि कोई बच्चे को अगर फौज में जाना पसंद है, कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर, जो भी, तो जो जैसी प्रकृति है, व्यक्ति को उस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, उसको उस विषय में ट्रेन किया जाना चाहिए जिसमें व्यक्ति की रुचि होती है ना। तो इसका बड़ा समर्थन करते हैं कि जैसी बच्चे की प्रकृति है ना, उसी तरीके की उसको शिक्षा दी जाए। इन्होंने इस बुक में नारा दिया, प्रकृति की ओर लौटो। मतलब कि हम इतना अपनी सब चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं, उस प्राकृतिक अवस्था को भूल चुके हैं जहां हम स्वतंत्र पैदा होते हैं, एक अच्छे मानव की तरह। इसको भद्र मानव की बात करते हैं, भद्र पशु कहते हैं, है ना? नोबल नोबल एनिमल आप कह सकते हैं। भद्र पशु की तरह हम पैदा होते हैं, अपनी पूरी स्वतंत्रता से जीते हैं और प्रकृति के करीब रहते हैं, जहाँ कोई हमें तर्क नहीं होता, ना सुख हुई होते हम, ना दुखी होते, बिल्कुल शांति से रहते हैं। तो कहता है, तोड़ दो सारी गुलामी की जंजीरों को और लौट चलो प्रकृति की ओर, जहाँ हम स्वतंत्र पैदा हुए थे। ना उद्धव का लेना था इस अवस्था में, ना माधो का देना था, किसी से कोई मतलब नहीं था, हम लोगों की मदद भी कर देते थे, अपना खा रहे पी रहे थे और शांति से रह रहे थे। इस तरह की बात करते हैं रूसो महोदय। तो इसमें नारा इन्होंने दिया, प्रकृति की ओर लौटो, है ना? प्रकृति के करीब रहो। ये सब संपत्ति जोड़ने लगे तो हमें स्वार्थ आ गया, विवेक आ गया, है ना? और हम एक तरीके से स्वतंत्रता का हमने हनन कर दिया। इसीलिए ये कहते हैं कि प्रकृति की ओर लौट चलो, इन्होंने नारा दिया, है ना? इसके बाद क्या है, देखो, इन्हें इन्होंने धार्मिक शिक्षा का विरोध किया, ये ध्यान रखिएगा, है ना? इस बुक में धार्मिक शिक्षा का विरोध करते हैं, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात करते हैं ना, धार्मिक शिक्षा का इन्होंने विरोध किया। और इसी द इमाइल बुक के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, प्रगतिवादी जो शिक्षा है, प्रगतिवादी शिक्षा का जनक कहा जाता है इनको।
देखो बिल्कुल बहुत वैज्ञानिक बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रगतिवादी का, कि जो बच्चे की जिसमें रुचि है भैया उसको उसी की शिक्षा दो ना। क्यों भेड़ चाल चलाना है? कोई डॉक्टर बनना चाहता ही नहीं, अगर किसी को प्लेन उड़ाना पसंद है तो उसको वही करने दिया जाए। कोई बच्चा कुछ नहीं करना चाह रहा है, अगर उसको सेना में जाना है तो सेना में भेजो। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, अगर उसकी प्रकृति है तो उसको वही शिक्षा दो, उसको स्पोर्ट्स की शिक्षा दो, है ना। कोई आर्मी जैसे थोड़ा सा हिंसक प्रवृत्ति उसको पसंद है तो आर्मी जैसी चीजों के लिए उसको ट्रेंड किया जाए। इस तरह की शिक्षा की बात करता है। और आज जो भारत में हमने एनईपी 2020 बनाई है, इसी का तो रूप है कि जिसकी जैसे प्रकृति है उसको वैसा शिक्षित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, है ना। तो इन्हें प्रगतिवादी शिक्षा का जनक कहा जाता है। ये आगे कहते हैं रूसो कि ईश्वर सब अच्छा बनाता है, कि जो ईश्वर है ना, ईश्वर सभी चीजें अच्छी बनाता है। ईश्वर सब अच्छा बनाता है, पर क्या है, मनुष्य जो है ना, हम मानव, मनुष्य बुरे का निर्माण करता है। बुरे का निर्माण कौन करता है? मानव करता है। ये जबकि ईश्वर जो है, जो भगवान है, भगवान क्या करते हैं? भगवान सारी चीजों को बहुत अच्छा बनाते हैं। इनको खराब हमने किया है ना। ये द इमाइल बुक के बारे में था रूसो के। अब आगे कुछ लेख देख लेते हैं। तो इनका लेख था ए लास्टिंग पीस, ए लास्टिंग पीस थ्रो द फेडरेशन ऑफ यूरोप। ठीक है, मतलब स्थायी शांति, स्थायी शांति स्थापना, है ना, और युद्धों की रोकथाम। वह जो युद्ध थे ना, युद्धों की रोकथाम की बात करते हैं ये इस बुक में, है ना, यूरोपीय राष्ट्रों के लिए इसका शीर्षक है। तो ये इनका लेख है, इस पर भी लिखा कि स्थायी शांति कैसे लाई जाए, कैसे यूरोप में युद्ध को रोका जाए, इसकी चर्चा करते हैं रूसो इस बुक में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें थी जो रूसो ने लिखी है ना। आप देख लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। जैसे एक बार हम इनको दोहरा लेते हैं जल्दी जल्दी से, कि जो देखो कौन सी महत्वपूर्ण बुक हमारे रूसी महोदय ने लिखी है। तो पहली जो डिस्कोर्स ऑन द मॉरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस, की कला और विज्ञान के जो विकास हुआ है ना, उसने नैतिकता को अच्छा किया या बुरा किया, मानव को बुरा किया या अच्छा किया, इस विषय पे इन्होंने निबंध लिखा था। दूसरा इन्होंने लिखा था डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, है ना, ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, अ डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, अगली रचना लिखते हैं। इसके बाद द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत महत्वपूर्ण रचना है रूसो की, है ना। इसी में वो बोलते हैं कि मानव स्वतः मतलब कि सर्वत्र स्वतंत्र पैदा हुआ था, लौट चलो कृति की ओर, इस तरीके के नारे देते हैं। द इमाइल एजुकेशन पर लिखी बहुत महत्वपूर्ण बुक है ना। इसमें बड़ी वैज्ञानिक शिक्षा की बात करते हैं रूसो की, प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रकृति के हिसाब से शिक्षा दे, और ऐसी शिक्षा दे कि निर्वासित विचारों में स्वतंत्रता पैदा हो बच्चों के, है ना। धार्मिक शिक्षा का विरोध करते हैं और एक लेख लिखते हैं कि दुनिया में कैसे शांति स्थापना की जाए यूरोप में, है ना, और कैसे युद्धों को रोका जाए। तो ये सब इनकी महत्वपूर्ण बुक है। तो जो इनकी बुक है ना, तो इनकी बुकों के ऊपर एक हमारे पॉलिटिकल थिंकर है, इनका नाम है वान महोदय, जो स्कॉलर है, वो कमेंट करते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में तो क्या कमेंट करते हैं, तो ध्यान रखिए कि रूसो के साहित्य के, वान महोदय कहते हैं कि रूसो के साहित्य के पहले चरण में विद्रोही व्यक्तिवाद दिखाई देता है। ना, रूसो के साहित्य के पहले चरण में विद्रोही व्यक्तिवाद दिखाई देता है, और दूसरे चरण में विद्रोही समूहवाद दिखाई देता है। हम्म। तो क्या कहते हैं रूसो महोदय की, भैया जो जो वान महोदय कहते हैं रूसो के ऊपर कमेंट करते हुए, कि जो पहले चरण की हम रचना देखेंगे, अब देखेंगे ना, निर्वासित तरीके से आवारागर्दी की तरह से जीवन जी रहे थे, उसके बाद एक जाते हैं दुखी होकर, इनके लेख को दूसरा जब लेख लिखते हैं 1754 में, तो उसको उसके लिए इनको नहीं कहा जाता, सराहा नहीं जाता, तो बड़े दुखी होते हैं। इनको पता है कि मैंने बहुत अच्छा और सटीक लिखा है, फिर भी अलग अधिकारीगण होते हैं, वो बड़े दुखी होते हैं, द इमाइल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट लिखते हैं, मैं आपको बताया। तो बड़े उसमें व्यक्तिवाद के समर्थन में, स्वतंत्रता में बात करते हैं
छोड़ दो व्यक्तियों को, तोड़ डालो सारी गुलामी जंजीरों को, लौट चलो प्रकृति की ओर जहां हम स्वतंत्र पैदा हुए थे, इस तरीके की बात करते हैं रूसो। पर दूसरे फेज में ना समूहवाद की तरफ, राज्य को, इन सबको ज्यादा महत्व देते हैं, पूरी दुनिया को जोड़ने की बात करते हैं, युद्धों को रोकने की बात करते हैं। तो इस तरीके के विचार एक दूसरे फेज में देते हैं। तो दो तरीके के विचार हमको दिखाई देते हैं। पहले की किताबों में थोड़े से व्यक्तिवादी होते हैं, स्वतंत्रता को ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरा जो फेज आता है आखिरी आखिरी में, क्या करते हैं, समूहवाद को बहुत ज्यादा महत्व देने लगते हैं। तो इस तरीके से दो फेज हमको रूसो के जीवन में दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो ये थी रूसो की कुछ महत्वपूर्ण रचना। अब आगे बढ़ते हैं, रूसो के कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे विचारों को हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो या तो हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। किसी भी विचारक को जब हम पढ़ते हैं, या तो उसका हम अलग अलग विचारों को अलग अलग क्रम करके देखें, या फिर जो भी उन्होंने रचना लिखी है ना, जो भी रचनाओं के माध्यम से अपने विचार दिए, हम उन्हें वहीं से समझ सकते हैं। तो अभी हमने जो महत्वपूर्ण रचनाएं देखी है रूसो की, थोड़ा सा इनको इन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं कि इन रचनाओं में, किस रचनाओं में उन्होंने किस तरीके के विचार दिए हैं ना। तो जैसे इन्होंने महत्वपूर्ण लेख लिखा था जिसकी वजह से इनको ख्याति मिली और एक विचारक के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया, वो था डिस्कोर्स ऑन डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस। जानते हैं, महत्वपूर्ण लेख था इनका, है ना, जिनसे इनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी। डिजान एकेडमी ने इसको आयोजित कराया था, और यहाँ रूसो महोदय हमारे प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। इसमें मुख्यतः इन्होंने क्या किया, जो तर्क है, तर्क और जो निष्कर्ष आप कह सकते हैं, तर्क निष्कर्ष, है ना, या विवेक, विवेक के प्रति विद्रोह है इस बुक में। मतलब इनका ये मानना था कि पहले जो प्राकृतिक अवस्था में मानव जो था, बहुत सुख रहता था, सुख मतलब सुख के साथ रहता था, दूसरों से लेना देना उसको नहीं था। पर जैसे ही निजी संपत्ति व्यक्ति जुटाता है, उसमें विवेक जागृत होता है, तर्क करने की क्षमता पैदा होती, वहीं से जो संपत्ति, निजी संपत्ति पैदा होती है, और तर्क से पूरी व्यवस्था खराब होगी ना। तर्क को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं रूसो। तो इसी का वर्णन इस बुक में करते हैं, तो इस निबंध में अपने करते हैं। तो डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस में उन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने इतिहास की व्याख्या की है। ध्यान रखिएगा, इस बुक में इन्होंने किया क्या, इतिहास की व्याख्या की है। इतिहास की व्याख्या की है बहुत विस्तार से रूसो महोदय ने इस बुक में। और इसके माध्यम से बताया है कि किस तरीके से निजी संपत्ति या तर्क का उदय हुआ, जिससे कि, है ना, कि जो साइंस और विज्ञान के उदय ने नैतिकता को खराब किया है। तो किसने किया है, तर्क ने। तो इस लेख में वो इतिहास के माध्यम से, इस निबंध में अपनी बात को प्रूफ करते, तो उस निबंध को थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं ना। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, मुख्यतः इतिहास की व्याख्या की है, और एक उदाहरण देकर बताया कि आप जानते हो ना, रूसो अरस्तु के समय जो अ, उस समय क्या था, एथेंस शहर था, स्पार्टा बड़े शहर थे, तो एथेंस की अपनी सभ्यता थी। तो ये बताते, जो एथेंस साम्राज्य था, एथेंस पर जो रोमन साम्राज्य इसके बाद आया, रोमन साम्राज्य, है ना, ये दो जो बड़े साम्राज्य थे, इनके पतन का क्या कारण था। ये जो साम्राज्य है दोनों, एथेंस और रोमन साम्राज्य, इनके पतन का क्या कारण है। तो ये बताते हैं कि रोमन और एथेंस साम्राज्य के जो पतन है ना, पतन का कारण क्या है, या इनकी बर्बादी का कारण क्या है, इतने बड़े शहर, इतनी बड़ी सभ्यता बर्बाद कैसे होगी। तो ये लिखते हैं, इनकी बर्बादी का जो कारण है ना, वो क्या है, क्योंकि वहां क्या हुआ, इन दोनों, जब ये सभ्यता बहुत विकसित होगी, है ना, स्थायी बड़े बड़े ये साम्राज्य बन गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, शोभा का जन्म हुआ। जैसे कोई राज्य बहुत तरक्की कर रहा है, अथाह संपत्ति धन उसके पास संचित हो गया है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, राज्य की शोभा बढ़ेगी, वैभव बढ़ेगा, है ना, संपत्ति बढ़ेगी। जब एक समय के बाद पूरे साम्राज्य पर किसी भी शासन का, या साम्राज्य का शासन हो जाता है किसी भी भाग पर, युद्ध लड़के खत्म हो जाते हैं, एक बड़ा साम्राज्य बन जाता है, तो उसके बाद शासक जो होते हैं कहीं ना कहीं फ्री होते हैं, तो फिर वो शिक्षा पे काम करते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं, कलाओं का जन्म होता है, खाली समय में सब चीजों का जन्म होता है। तो इसी तरीके से जब ये साम्राज्य बहुत अच्छे से फैल गए, एथेंस साम्राज्य हो या रोमन साम्राज्य का जब बहुत अच्छे से विकास हुआ, तो क्या हुआ, शोभा बढ़ी, इनका वैभव बढ़ने लगा, यहाँ संपत्ति बढ़ गई, है ना, कला का विकास हुआ और विज्ञान का विकास हुआ, है ना, इनका विकास हो गया। और विकास होने से क्या हो गया, है ना, इनमें तर्क पैदा हुआ, लोगों में, है ना, तर्क पैदा हुआ। तो ये तर्क पैदा होने से लोगों में निजी संपत्ति की भावना भी आने लगी। ठीक है ना, निजी संपत्ति की भावना आने लगी। तो इस तरीके से इनका क्या होने लगा, विनाश होने लगा, ये बर्बाद होने लगे, क्योंकि ये सब चीजें, कला, है ना, विज्ञान बहुत हद तक बढ़ने लगा।
लोग विलासी होने लगे, काम नहीं करने लगे, है ना? एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना रखने लगे। तो इस तरीके से एक सभ्यता का एक जो बिंदु आता है ना, तो इन शहरों का पतन हो गया इतिहास और विज्ञान की वजह से। मतलब कला, संपत्ति, वैभव, शोभा की वजह से इनका क्या हो गया? क्योंकि जब इसलिए जो सभ्यताएं हैं इनका पतन हो गया, क्योंकि जब कला का, विज्ञान का और वैभव शोभा सब बढ़ी, व्यक्ति में तर्क आया, तो व्यक्ति क्या हो गया? स्वार्थी हो गया। तो जब व्यक्ति में तर्क विवेक आ गया, व्यक्ति स्वार्थी हो गया, तो व्यक्ति अपने निजी हित की सोचने लगा। तो कहीं ना कहीं सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा। अब व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी भलाई चाहेंगे तो षड्यंत्र करने लगेगा, उसमें विवेक है, अब वो गलत चीजों में अपने विवेक और बुद्धि को लगाएगा। इस तरीके से साम्राज्य में आपसी कलेश पैदा होगा और कोई भी साम्राज्य क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो ये वही बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए एथेंस और रोमन साम्राज्य का क्या हुआ? पतन हुआ कला और विज्ञान के उदय से। उन्होंने इस लेख में यही प्रूफ किया अपने निबंध में। आगे लिखते हैं कि जब ये रोमन साम्राज्य था, है ना, जब रोमन साम्राज्य, चाहे रोमन साम्राज्य या जो एथेंस था, ये जब तक निर्धन थे, है ना, जब जब ये निर्धन थे, तब विजय प्राप्त कर रहे थे, है ना, क्योंकि दूसरा लक्ष्य नहीं था, कला विज्ञान का विकास। इनके पास निर्धन थे, धन ही नहीं था, तो इन्होंने सबको लूटना शुरू किया। ये विजय प्राप्त कर रहे थे और उन्नति कर रहे थे, पर जैसे ही उन्नति हुई, कला विज्ञान का विकास हुआ, इनका क्या हुआ? पतन हो गया। ये बात समझाते हैं हमारे रूसे महोदय अपने निबंध में, डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस में। ठीक है, आगे ये क्या लिखते हैं कि जो कला और विज्ञान है, कला और विज्ञान, इनने व्यक्ति को भ्रष्ट किया है। कला विज्ञान ने क्या किया है? कला और विज्ञान ने व्यक्ति को भ्रष्ट किया है। कला विज्ञान ने व्यक्ति को कैसे भ्रष्ट किया? तो देखो, कला विज्ञान के उदय होने से कहीं ना कहीं व्यक्ति फ्री होगा, तभी ये सब चीजें कर रहा है। अब उसमें निजी संपत्ति पैदा होगी, तो खुद के लिए स्वार्थ आने लगा, तो झूठ बोलने लगा, चोरी करने लगा, भ्रष्टाचार करने लगा। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया? व्यक्ति को भ्रष्ट कर दिया। किससे भ्रष्ट कर दिया? तो याद रखिए, नैतिकता से, मॉरल से। क्योंकि सिर्फ संपत्ति संचय करना जब व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य रह जाएगा, है ना, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो जाएगा। इसकी बात करते हैं रूसो महोदय। आगे बताते हैं अपने लेख में कि व्यक्ति विचारशील होता है ना, जब व्यक्ति विचारशील होता है, कला और विज्ञान से व्यक्ति क्या होता है? विचारशील होता है। तो जब व्यक्ति विचारशील होता है ना, तो विचारशील व्यक्ति क्या है? भ्रष्ट प्राणी है। कला और विज्ञान ने व्यक्ति को विचारशील बना दिया, और जब विचारशील होता है, तो जो विचारशील व्यक्ति हो क्या है? वो भ्रष्ट प्राणी है ना। तो विचारशील व्यक्ति को इन्होंने क्या कहा? भ्रष्ट प्राणी। व्यक्ति जब विचारशील हो जाता है, तो कैसा हो जाता है? भ्रष्ट प्राणी हो जाता है ना। विचारशील व्यक्ति भ्रष्ट प्राणी है, ये भी स्टेटमेंट पूछा जाता है। कौन है भ्रष्ट प्राणी? तो विचारशील व्यक्ति, ये रूसो कहते हैं। ठीक है, विचारशील व्यक्ति क्या है? भ्रष्ट प्राणी है ना। आगे कहते हैं जो विज्ञान है, विज्ञान क्या है? तो जो निष्क्रिय उदारता है हमारी, है ना, विज्ञान कुछ नहीं, निष्क्रिय उदारता का परिमाण है ना, निष्क्रिय उदारता का परिणाम है विज्ञान, है ना। एक तरीके से सक्रिय नहीं है, जो निष्क्रिय हमारी उदारता है ना, उसका परिणाम है विज्ञान। निष्क्रिय उदारता का परिणाम है। और जो दर्शन शास्त्र क्या है? ये कहते हैं जो दर्शन शास्त्र है, केवल भौतिक आडंबर है, केवल भौतिक आडंबर। ये कहते हैं विज्ञान कुछ नहीं, विज्ञान हमारी निष्क्रिय उदारता का परिणाम है। हम निष्क्रिय हो गए। अब युद्ध में जैसी कोई चीजें बनी नहीं है, जब खाली बैठे हैं, तो यही निष्क्रिय उदारता है ना। तो उसका परिणाम विज्ञान है। और दर्शन शास्त्र क्या है? केवल भौतिक आडंबर है। जब हम खाली बैठे हुए कुछ भी सोच रहे हैं, है ना, अपनी भौतिकता के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, तो उसका एक तरीके से दिखावा है दर्शन शास्त्र, और कुछ नहीं। कह रहे दर्शन शास्त्र केवल क्या है? भौतिक आडंबर है अपने। अब हमने इतनी प्रगति कर ली है, वैभव शोभा होगी, तो उसको बढ़ाने के लिए अब हम क्या करेंगे? बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो केवल दिखावा है, भौतिक आडंबर। इन्होंने किसको माना? दर्शन शास्त्र को, है ना। ये बहुत फिर अच्छा कमेंट करते हैं। आगे कहते हैं कि जो विवेकशील मानव है ना, तो विवेकशील मानव कैसे हुआ? जब विज्ञान और कला का विकास हुआ, मानव में तर्क करने की भावना पैदा हुई, है ना, तर्क करने की, सोचने की, सवाल करने की। तो मानव कैसा हुआ? विवेकशील, निर्णय लेने की सही गलत, है ना। तो विवेकशील मानव क्या है? दुराचारी पशु जैसा है।
दुराचारी पशु है। कहते कि जो विवेकशील मानव है वो कैसा है? दुराचारी पशु है, क्योंकि इसमें क्या है? तर्क। सोचता है, अपने हित की सोचता है। तो ये पशु मतलब एनिमल, मानव को भी एनिमल माना है इन्होंने, तो दुराचारी मतलब दुराचार करता है, दूसरों के साथ अत्याचार करता है। तो विवेकशील मानव को क्या कहते हैं? विवेकशील मानव कैसा है इनके लिए? दुराचारी पशु जैसा, है ना। ये आगे कहते हैं कि जो शिष्ट जीवन है ना, अच्छा जीवन, जो शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं है, हमारा जो शिष्ट जीवन है उसकी जो सुख सुविधाएं है, ये कैसी है? ये सुविधाएं चमकीले फीते के जैसी है। चमकीले रंगीन फीते जैसी है। समझते हो ना? जब जैसे कोई कार्यक्रम हमारे घर में होता है तो बहुत सारे फीते और सब चीजें लगाते हैं जो चमकती अच्छी दिखती है। तो सुख सुविधाएं सिर्फ उन्हीं के जैसी है, इसके अलावा इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये इसको अपने शब्द में कहते हैं कि जो सुख सुविधाएं है जीवन की, अच्छे जीवन की, ये चमकीले फीते हैं, चमकते रहते हैं, इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है, है ना। ये कमेंट है हमारे रूसो महोदय का शिष्ट अच्छे जीवन को लेकर के। क्या है? चमकीले फीते जैसे है, सिर्फ चमकते हैं, इनके अलावा इनमें कुछ बात नहीं है। मतलब वो सुख नहीं है, वो स्वतंत्रता नहीं है जो मानव को लंबे समय तक सुख देती है। तो ये सब चीजें नहीं है अच्छे जीवन में, इसकी बात करते हैं रूसो, है ना। ये क्या कहते हैं कि जो तर्क जब पैदा होता है ना हमारे अंदर, तर्क या विवेक जो पैदा होता है, वो क्या करता है? वो आत्म केंद्रीयता की भावना पैदा करता है। जब आप में तर्क करने की भावना या विवेक पैदा हो जाता है कला और विज्ञान से, तो आप अपना सोचने लगते हैं, आप स्वहित की सोचने लगते हैं, जैसे उदारवाद। तो क्या कहते हैं, जो तर्क हमें विवेक पैदा होता है, ये आत्म केंद्रीयता की बात करता है, व्यक्ति को खुद के बारे में सोचने के लिए विवश करता है ना। और जो हमारा चिंतन है, इसी विषय में चिंतन करता है, चिंतन इसे मजबूत करता है ना। तो तर्क अपने बारे में सोचता है, और जब उसी विषय में वो सोचते रहता है ना, तो वो अपने आप को मजबूत करता है, अपने हित के कार्य के लिए अपने आप को मजबूत करता है। मतलब आत्म केंद्रीयता को मजबूत करता है कि कैसे अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचा जाए, अपने हित का, है ना। तो ये क्या करता है? तर्क व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, एक तरीके से ये कहना चाहते हैं रूसो महोदय। मतलब ऐसे मान लो, आपने किसी एग्जाम्पल भी देता है, खुद रूसो लिख रहे, कहते कि आपने किसी पीड़ित व्यक्ति को देखा, है ना। आपने पीड़ित व्यक्ति को देखा, अगर मानव ने किसी पीड़ित व्यक्ति को देखा ना, तो कहने को तैयार होता है ना, कि तुम समाप्त हो जाओ, तुम समाप्त हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं सुरक्षित हूँ। मतलब इस तरीके की बात आ जाती है, जब तर्क व्यक्ति में पैदा हो जाता है, तो व्यक्ति इतना स्वार्थी हो जाता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी चीज से पीड़ित है, कोई मर रहा है, उसको बहुत दुख है, तो व्यक्ति क्या सोचने लगता है कि हाँ भाई, अच्छा है तुम मर रहे हो, मैं तो ठीक हूं ना, तो तुम्हारी संपत्ति और सब चीजें मुझे तो मिलेगी। तो ठीक है, तुम मर रहे हो, तुम मर जाओ, पर मैं तो ठीक हूं ना, ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए, उसको उससे तसल्ली है। तो इस तरीके से व्यक्ति को स्वार्थी बना देता है तर्क या विवेक, है ना। तो इसका वर्णन कर रहे हैं अपने निबंध में, अपने लेख में। तो इसका यही मतलब है कि जब व्यक्ति में विवेक का विकास होता है, तो केवल क्या करता है व्यक्ति? व्यक्ति केवल खुद की सोचने लगता है कि भैया, मैं सुरक्षित हूं, चाहे दूसरे कैसे भी हो, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो इसमें रूसो क्या करते हैं, तर्क और भावना की जगह, तर्क की जगह मनोभाव को महत्व देते हैं। मनोभाव और भावना। तो क्या कहते हैं, तर्क को अच्छा नहीं जब मान रहे हैं रूसो, तो किसको अच्छा मानते हैं? ये मानते हैं मनोभावना को। मतलब जो दिल की आवाज है ना, जिसको समान इच्छा कहते हैं, ये क्या कहते हैं? समान इच्छा, आगे हम पढ़ेंगे। समान इच्छा को अच्छा मानते हैं। तो जब तर्क विवेक आप सुनेंगे नहीं, उनकी सुनना नहीं है आपको, क्योंकि ये व्यक्ति को खराब करते हैं, तो फिर क्या उसकी जगह? तो तर्क की जगह किसको? मनोभाव, भावना, आपका जो दिल कहता है, आपको लगता है ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, तर्क की नहीं सुनो, दिल की सुनो, ये बात कर रहे हैं। तो किसको महत्व दे रहे हैं? मनोभावना के। आपके मन में जो भावना आती है, मान लो एक अगर विवेक नहीं है या धन संपदा अगर नहीं है समाज में, तुम किसी पीड़ित व्यक्ति को देखोगे तो आपको दुख होगा, तो कहीं ना कहीं आप उसकी मदद करोगे ना। जैसे रूसो मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में क्या था? आत्मरक्षा, मतलब किसी पे कोई संकट आता तो व्यक्ति अपनी रक्षा करता है।
और दूसरी क्या भावना होती है प्राकृतिक अवस्था में? सहयोग, दूसरों का सहयोग करता है। क्यों करता है? क्योंकि व्यक्ति यहाँ किससे संचालित होता है? भावना से, है ना? तो तर्क की जगह किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? भावना को, है ना? ये बुद्धि को खतरनाक मानते हैं। बुद्धि क्या है? खतरनाक है। और खतरनाक क्यों है बुद्धि? क्योंकि स्वहित का सोचती है, अपने ही बारे में सोचती है कि तुम मर रहे हो तो मर जाओ, क्या हुआ, मैं तो सुरक्षित हूं ना, मेरे घर वाले सुरक्षित है, मुझे क्या करना किसी से, है ना? तो इसलिए बुद्धि खतरनाक है। क्यों है? क्योंकि खुद के बारे में सोचती है। बुद्धि क्या करती है? जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा को कम करती है। जैसे अब आप किसी की भगवान में श्रद्धा है कि व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए, दूसरों की सेवा करना चाहिए, जो भी कमा रहे हैं वो दान करना चाहिए, ये हमारी एक तरीके से श्रद्धा है। पर जब आप में क्या होता है, विवेक या तर्क आता है, आप खुद देखिए, जब आप भौतिकवादी बनने लगते हो तो आप सोचते हो भाई उसको नहीं, क्या है, हम तो करें, हमको कल काम आएगा ना, हम तो अच्छे रह रहे हैं, है ना? तो ये ना श्रद्धा को कम करती है, इसलिए बुद्धि खतरनाक है। सिर्फ खुद का सोचने लगती है, स्व केंद्रित हो जाती है। तो बुद्धि का क्या बुराई है? क्योंकि श्रद्धा को कम करती है, इसलिए रूसो बुद्धि को खतरनाक मानते हैं ना। इन्होंने विज्ञान को विनाशक माना है। विज्ञान को क्या मानते हैं अपने लेख में? विनाशक, है ना? विनाशक है। अब विनाशक क्यों है? क्योंकि ये विश्वास नष्ट करता है। अब विज्ञान विनाश कैसे करता है विश्वास का? तो देखिए, विज्ञान क्या है? विज्ञान मतलब कार्य कारण संबंध। किसी भी चीज को आप कार्य कारण संबंध से समझाते हैं। जैसे हमारे भारत में एक अंधविश्वास ये प्रचलित है कि वर्षा कौन कराता है? इंद्रदेव कराते हैं। हमारे धार्मिक साहित्य यही बात करते हैं। पर जब आप में विज्ञान पैदा हो जाएगा तो आपको पता है कि हर मौसम में 4 ऋतु ये होती है। जब अ, सूर्य हमारे ऊपर तपता है तो इधर गर्म, इधर कम दबाव का क्षेत्र एक तरफ बन जाता है, एक तरफ एक तरफ ज्यादा दबाव का क्षेत्र बन जाता है। समुद्र से लगातार वाष्प निकलते रहती है और फिर जब वो हवा के साथ हमारी ओर आती है ना, कम दबाव से कम दबाव की ओर आती है तो बारिश होती है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान है, तो क्या हम विश्वास में मानेंगे? इंद्रदेव में विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए इन व्यक्ति का कहना है कि भैया नहीं, हमारा जो विज्ञान है विश्वास को नष्ट करता है, इसलिए इसको विनाशक है और इसका विकास ही गलत हुआ है। ये बात कर रहे हैं रूसो महोदय, है ना? आगे क्या कहते हैं? विवेक बुरा है। क्या कहते हैं? जो विवेक है, विवेक बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि जो नैतिक ज्ञान है ना, ये नैतिक ज्ञान के विरोध में तर्क विरोध वितर्क करता है। नैतिक ज्ञान का विरोध करता है और क्या करता है? तर्क वितर्क करता है। अब जैसे हमारे संस्कार है हमारे हिंदुइज्म में कि हमें बड़े बुजुर्गों के पैर छूना है। पर जब विवेक व्यक्ति में आ जाएंगे तो हम सोचेंगे क्यों पैर छुए बड़े लोगों के, है ना? क्यों छूना है? वो जैसे हम है वैसे वो है। तो इस तरीके से हमारा नैतिक ज्ञान जो है ना उसका विरोध करता है विज्ञान, है ना? मंदिर जाना तो चप्पल बाहर क्यों उतारनी है? और आस्था नैतिकता ये चीजें अलग है। तो ये कहते हैं कि विवेक जब पैदा होता है व्यक्ति फालतू के तर्क वितर्क करता है, इसलिए क्या करता है? विवेक नैतिकता का विरोध करता है, इसलिए विवेक भी खतरनाक चीज है। इसको भी हमारे रूसो महोदय क्या मानते हैं? बुरा मानते हैं, है ना? तो खुद अपने जीवन में ही इन्होंने तर्क और विवेक का उपयोग किया है, तर्क व चिंतन का प्रयोग किया है ना? अपने अध्ययन में तर्क व चिंतन का प्रयोग किया है, पर ये इन्हें खतरनाक बताते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। खुद खतरनाक बता रहे हैं, है ना, कि ये गलत चीजें हैं, और खुद जबकि उसका विरोध कर रहे हैं, और खुद ही अपने लेखन में तर्क, है ना, तर्क और विवेक का उपयोग कर रहे हैं, पर इसको खतरनाक बताते हैं हमारे रूसो महोदय। ठीक है। यहीं पर जो वेपर महोदय हैं, वेपर महोदय इनके विषय में क्या लिखते हैं? देखिए, स्कॉलर वेपर जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर है वो कहते हैं कि जो रूसो है, रूसो तर्क का उत्साही धर्मदूत है, तर्क का उत्साही धर्मदूत है, जिसने अविवेक अविवेक के काल में राह प्रशस्त करने हेतु औरों से अधिक किया। वेपर क्या कह रहे हैं कि रूसो तर्क का उत्साही धर्मदूत है, जिसने अविवेक के काल में राह प्रशस्त करने हेतु औरों से और अधिक काम किया है। कहने का मतलब ये, भले
ये तर्क विवेक और विज्ञान कला का विरोध कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं रूसों ने तर्क का प्रयोग करके क्या किया, जो अविवेक का समय था, जब लोग मतलब अपने अधिकारों और सब चीजों को लेकर चिंतित नहीं थे, अविवेक का वो एक तरीके से काल था, जब फ्रांस की क्रांति वगैरह होने लगी थी ना, रोज अपने लोग अपने अधिकारों के लिए सजग हो रहे थे। उस समय जो अपनी बातें लिखी रूसों ने, उसका असर सबसे ज्यादा समाज पर पड़ा। तो भले उत्साही धर्मदूत का इन्होंने तर्क वेपर ने रूसो को उत्साही धर्म का क्या कर दिया कि तर्क का उत्साही धर्मदूत कह दिया रूसो को, कि तर्क का कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रयोग करते हैं ना रूसो, इतना प्रयोग किसी और ने नहीं किया, इसलिए ये क्या कहते हैं, उत्साही धर्मदूत कहते हैं। औरों से बहुत अधिक किया है इन्होंने, लोगों को एक दिशा दी, तभी तो इनकी बदौलत क्या हुई, फ्रांस की क्रांति हुई। लोगों को बताया कि आपकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, उसे पाओ, है ना। तो कहीं ना कहीं लोग आंदोलन या हड़ताल के लिए क्या हुए, प्रेरित हुए, क्रांति के लिए प्रेरित हुए, फ्रांस की क्रांति की। और बंधुता की, विश्व बंधुता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करें, अपने अधिक स्वतंत्रता की बात करने लगे, तो ये कहीं ना कहीं रूसो महोदय का ही प्रभाव था कि इतनी सब चीजें हुई, है ना। ये क्या कहते हैं कि जो कला और विज्ञान है, यही लेख ये लिख रहे हैं, तो कहते हैं कला और विज्ञान ने, कला और विज्ञान के विकास ने हमारी आत्माएं भ्रष्ट कर दी है। कला विज्ञान के विकास ने हमारी आत्माएं भ्रष्ट कर दी है ना। क्या हुआ, उपभोक्तावाद बढ़ा दिया और भौतिकवाद, ये दोनों का विरोध करते हैं, उपभोक्तावाद और भौतिकवाद का। कहते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान और कला का विकास हुआ, तो उनने क्या किया, हमारी आत्मा को ही भ्रष्ट कर दिया, हमें उपभोक्तावादी बना दिया, कि ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अर्जित करो, उपभोग करो, बस इन्हीं में जीते रहो। भौतिकवादी बना दिया कि जितना संपत्ति और जगह जमीन तुम इकट्ठा कर सकते हो वैसा करो, और वही एक तरीके से मानव का उद्देश्य बन गया। तो इसलिए इन दोनों का विरोध करते हैं, है ना। और ये कहते हैं कि विज्ञान का जो विकास हो रहा है, कला का विकास, इन्होंने अपनी हमारी आत्मा को ही भ्रष्ट कर दिया। दुनिया इन्हीं सब चीजों को पाना चाहती थी, पर रूसो इसके विरोध में लिख रहे हैं, और पहली बार उन्होंने इस तरीके की बात करी, तो लोग अपने स्वतंत्रता को पाने के लिए भागे कि भैया हमको स्वतंत्र करो, हमको प्राकृतिक अवस्था में जाना हो, मतलब हमारी भी बहुत सारी संपत्ति हो, केवल कुछ लोगों की ना हो। देखो फ्रांस की क्रांति कैसी हुई, इस समय बकायदा पूंजीपति लोग आ गए थे, सरकार बनी हुई थी जो लोगों पर शासन चला रही थी, लोगों को स्वतंत्रता नहीं दे रही थी। रूसो क्या कर रहे हैं, रूसो केवल स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि कैसे प्राकृतिक अवस्था में हम स्वतंत्र हैं, और तुम पे देखियो, तुम्हें जंजीरों से बांध रखा है सरकार ने, कितने सारे प्रतिबंध लगा रखे, तुम्हारी निजी संपत्ति नहीं है। और जबकि पुरानी अवस्था में देखो, हमारे पास कितनी संपत्ति थी कि जब चाहे जो कर सकते थे, हमको कोई दुख ही नहीं था। और आज तुम देखो, ये सरकार है, ये सब ये तुमको कितना दुख दे रहा है। तो लोगों ने कहा हाँ भाई बात तो ठीक है, इसलिए क्रांति कर दी और सरकार को ही हटा दी, राजा को ही हटा दिया, और खुद ही इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि हमको हमारी संपत्ति और सब चीजें मिले। तो ये प्रभाव था हमारे रूसे महोदय का, तो ये लेख में ये पहली बार ऐसी बातें कर रहे थे, इसलिए क्रांति पर इनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, फ्रांस की क्रांति पर, है ना। तो क्या इन्होंने कहा कि विज्ञान और कला के विकास ने हमारी आत्मा को भ्रष्ट कर दिया, है ना। ये कहते हैं कि जो तर्क है, तर्क व्यक्ति को शंकालु बनाता है, तर्क क्या करता है, शंकालु बनाता है व्यक्ति को, है ना। जैसे आप, व्यक्ति में जब तर्क पैदा हो जाएगा तो हर चीजों के लिए सवाल करेगा, और व्यक्ति को एक तरीके से शंकालु बना देगा कि कहीं सरकार है हमारी संपत्ति छीन तो नहीं ले, क्या भरोसा, हम अपने अधिकार उसको सौंप रहे हैं, क्या वो ठीक से शासन करेगी या नहीं करेगी। कहीं ना कहीं शंका आती है, सवाल आते हैं, इसलिए कहते हैं तर्क क्या करता है, व्यक्ति को शंकालु बनाता है। ये कहते हैं, इनका बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, वो है कि जो चिंतनशील पशु है, क्या कहते हैं कि चिंतनशील पशु, चिंतनशील पशु, इसका मतलब क्या हुआ कि जो विवेकशील मानव है, जिसमें विवेक है, जिसमें तर्क है, तो कहते हैं जो चिंतनशील पशु है, एक चिंतनशील पशु एक पतित पशु है ना। कि जो मानव चिंतनशील है वो कैसे पतित, मतलब गिरा हुआ है, वो स्वार्थी है, वो अपने हित का सोचता है ना। तो ये कहते हैं चिंतनशील पशु क्या है, एक पतित पशु है जो केवल अपने बारे में सोचता है। जो इनकी प्राकृतिक अवस्था का इसमें वर्णन किया, तो जो इनकी प्राकृतिक अवस्था है वो किसके जैसी है, वो हॉब्स के जैसी है ना। तो ये क्या मानता है कि समाज पूर्व है, समाज पूर्व मतलब पूर्व सामाजिक, है ना, प्री सोशल, और दूसरी क्या है, प्री पॉलिटिकल।
इसका क्या मतलब हुआ कि जो सामाजिक अवस्था थी ना भैया, उसमें ना तो कोई समाज था, ना कोई राजनीति थी, ना कोई कानून था, ना कोई संविधान था। तो जो सामाजिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था किसकी है? पहले की है, समाज के भी पहले की है और राजनीति के भी पहले की है ना। तो समाज पूर्व है और राजनीति पूर्व है, ध्यान रखिएगा इनकी। इसलिए किसके जैसे है? हॉब्स के। हॉब्स भी कहता है कि जो सामाजिक समझौता हुआ, प्राकृतिक अवस्था उसके पहले थी। तो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो पूर्व सामाजिक थी और पूर्व राजनीतिक थी। पर लॉक क्या मानता है? केवल पूर्व राजनीतिक मानता है। वो कहता है समाज तो पहले से था, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, लॉक अलग कहते हैं, जबकि जो हमारे हाँ, हमारे महोदय है, रूसो महोदय, वो क्या कहते हैं? पूर्व समाज पूर्व है और पूर्व राजनीतिक है क्या? प्राकृतिक अवस्था। इसकी बात करते हैं हमारे रूसो महोदय। तो हमने देखा इनकी प्राकृतिक व्यवस्था कैसी है। रूसो की प्राकृतिक व्यवस्था किसके कैसी है? पूर्व समाज पूर्व है और राजनीति पूर्व, है ना। हॉब्स जैसी है। और लॉक की कैसी थी ये देख लीजिए आप यहाँ पर। अभी हमने लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था थी, या जो समझौता है, वो केवल क्या है? प्राकृतिक अवस्था, पूर्व राजनीतिक है केवल, है ना। शायद अभी मैंने सामाजिक कह दिया था। इनकी क्या है? प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है। ठीक है। है ना, राजनीतिक या पूर्व राजनीति पूर्व है। लॉक की सामाजिक अवस्था मतलब समाज पहले था, ये मानते। तो इनकी सामाजिक अवस्था केवल पूर्व राजनीतिक है लॉक की। हॉब्स और रूसो की क्या है? पूर्व सामाजिक भी है और पूर्व राजनीतिक भी है ना। तो ये था, क्या था? प्राकृतिक अवस्था। इसके बाद में इसी रचना में अपनी आगे कहते हैं हमारे हॉब्स महोदय, क्या कहते हैं कि जो प्राकृतिक तो जो प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था में जब व्यक्ति कैसे काम करता था, है ना, क्योंकि तर्क और विवेक तो उस समय नहीं था, तो दिल की भावना, है ना, दिल की भावना, इससे व्यक्ति व्यवहार करता था। इसी को सामान्य इच्छा आगे कहेंगे। दिल की भावना से व्यवहार करता था व्यक्ति। ठीक है। हाँ, ये कहते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से अच्छा होता है, मनुष्य अच्छे होते हैं। मनुष्य अच्छा होता है, पर उसको खराब कौन कर देता है? समाज मनुष्य को खराब कर देता है। समाज खराब कर देता है। व्यक्ति अच्छा होता है पर समाज बिगाड़ देता है ना। तो सच्ची कला केवल वही है, निष्कर्ष लिखते हैं निबंध के आखिरी में। हम निबंध देख रहे हैं जिसमें इतनी बातें की इन्होंने, है ना। यहीं से इनके राजनीतिक विचार हमको नजर आते हैं। तो कहते हैं जो सच्ची कला है, सच्ची कला क्या है? जो मानव विकास में सहायक है, जो मानव विकास में सहायक है। सच्ची कला वही है जो मानव विकास में सहायक है। तो ये था इनका जो हम रचना देख रहे थे, है ना, डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, है ना। इन्होंने जो निबंध लिखा था जिसके लिए इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिलती है, तो उनमें सब ये बात करते हैं विज्ञान कला को लेकर, कि किस तरीके से उसका उदय होता है, तर्क किस तरीके की समस्याएं पैदा करता है समाज में, व्यक्ति को भावना के हिसाब से जीना चाहिए। इनकी प्राकृतिक अवस्था क्या थी? पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है ना। तो ये हमने पहला लेख देखा या पहली रचना देखी है रूसो की। अब कुछ और रचना जो है इनकी दूसरी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं ना। तो इन्होंने जो निबंध लिखा था, जिस जो सब बिल्कुल जिसमें ये जीते नहीं थे, जिसको उस समय के जो वहां के जज लोग बने थे ना, अधिकारी गण थे सरकार के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इनको। कोई किसी भी तरीके का पुरस्कार नहीं मिला था एक तरीके से। इनको बहुत बुरा लगा था। इसके बाद ये जंगल में रहने चले गए एक तरीके से, प्रकृति के करीब। और वहां द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द इमाइल रचना लिखते हैं ना। और तो जो निबंध इन्होंने लिखा था वो क्या था? तो देखो, डिस्कोर्स, ठीक है, डिस्कोर्स ऑन द ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है। इसमें क्या मुख्य बातें कहते हैं? तो ये कहते हैं कि असमानता के लिए क्या जिम्मेदार है ना, असमानता पे इन्होंने लिखा। तो जो असमानता है, असमानता के लिए पूर्ण जिम्मेदार किसको मानते हैं? निजी संपत्ति को। असमानता कब से शुरू होती है? जब से शुरू होती है निजी संपत्ति, है ना। तो असमानता के लिए रूसो किसको जिम्मेदार मानते हैं? निजी संपत्ति को। कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था का प्राणी था, इसके पास संपत्ति नहीं थी। जो प्राकृतिक अवस्था का प्राणी कैसा था, है ना, वो भद्र प्राणी था। भद्र प्राणी मतलब अच्छा मानव था। ठीक है, भद्र प्राणी था। कि ना अच्छा था। भद्र प्राणी का क्या मतलब हुआ? ना अच्छा था, ना अच्छा,
ना बुरा, ना अच्छा था, ना बुरा था, ना किसी से झगड़ा करता था, है ना? और और ना सामूहिक था, अपने में रहता था भाई, कंदमूल खाता था, घूमता फिरता था, जहां लगता था वहां रहता था, जहां लगता था वहां सो जाता था, किसी से झगड़ता नहीं था, ना ही समूह में रहता था। इस तरीके का था प्राकृतिक अवस्था में प्राणी, है ना? पर क्या हुआ, कहते हैं कि क्या हुआ इसके बाद, अच्छा बुरा नहीं था तो मानव को बुरा समाज ने, जब समाज बना, समाज ने मानव को बुरा किया, है ना? समाज के निर्माण से मानव बुरा हुआ, ठीक है? जो प्राकृतिक अवस्था थी भैया, ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था जो थी ना, प्राकृतिक अवस्था में क्या था, कोई भाषा नहीं थी, ना भाषा थी, कोई भाषा नहीं थी प्राकृतिक अवस्था में, ना कोई कला थी, ना कला थी, किसी भी तरीके की कोई कला नहीं थी प्राकृतिक अवस्था में, विज्ञान नहीं था, विज्ञान नहीं था, मानव, ना मानव सुखी था और ना दुखी था, उसको कोई मतलब ही नहीं था इस सब चीजों से, सुख दुख तो संपत्ति के बाद में आए। तो ऐसी थी प्राकृतिक अवस्था, ना भाषा थी, ना कला थी, ना विज्ञान था, ना मानव दुखी था, ना मानव सुखी था, मस्त बिंदास रहता था, जीवन जी रहा था जैसे जानवर जीते हैं, बंदर वंदर को आपने देखा ना, उनके लिए क्या सुख दुख, उनको समझ ही नहीं रहा, उनमें इतना विवेक ही नहीं है। और जब विवेक पैदा हुआ तो हमारे मानव जैसे चतरा हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, अपना सोचने लगेंगे, संपत्ति बनाने लगेंगे, तेरा मेरा करने लगेंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे, चोरी करने लगेंगे। यही बात ये समझा रहे हैं रूसो एक तरीके से, है ना? तो प्राकृतिक व्यवस्था में व्यक्ति को कोई दुख नहीं था, दो प्रवृत्तियां थी जिससे मानव संचालित होता था। प्राकृतिक अवस्था में जब कुछ नहीं था तो क्या था, दो प्रवृत्तियां था। पहला देखो, दो तरह के कानून आप मान लो, है ना? तो पहली प्रवृत्ति क्या थी, आत्म प्रेम। आत्म प्रेम मतलब क्या, व्यक्ति खुद के बारे में सोच लेता था कि हाँ भूख लगी है, खाना खा लो, खुद से प्यार करता था एक तरीके से, इसको स्वार्थ नहीं कहना चाहिए। प्राकृतिक अवस्था में आत्म प्रेम था व्यक्ति में, मतलब वो एक तरह का कानून मान लो कि आत्मरक्षा जानता था, आत्मरक्षा कानून आप इसे कह लीजिए। व्यक्ति को इतना पता था कि संकट में अपनी रक्षा कैसे करना है ना, अपना संरक्षण क्या करना है, ये मूल प्रवृत्ति होती है। आज भी आप जानवरों को पत्थर मारोगे, कहना कि अपना बचाव करेगा, तो वही है कि क्या था, आत्म प्रेम था, तो खुद की रक्षा कर लेता था, तो ये उसका आत्मरक्षा का कानून था, ये मूल प्रवृत्ति थी, है ना? मूल प्रवृत्ति थी ये। इसके बाद में दूसरी प्रवृत्ति क्या दिखाई देती है, सहानुभूति। अभी आप देखो, आपने किसी बंदरों के समूह को देखा होगा, अगर आप उनको चोट मारो या किसी बंदर को जब कोई खतरा आता है, तो अजीब तरीके से जानवर आवाज निकालते और सभी सतर्क हो जाते, तो ये क्या मतलब हुआ, उनमें ये भावना कैसी है कि वो खुद बचाव तो कर ही रहे हैं, जबकि अगर खुद ने भी देखा है, आपने देखा ना, एक बंदर अजीब सी आवाज निकाल के सबको संकेत दे देगा, या कोई भी जानवर को आप देखो, जंगल के नियम कानून अलग चलते, तो ये उसी की बात कर कि सबके प्रति सहानुभूति होती थी भैया, है ना? तो दूसरों के प्रति उदारता की भावना थी, सहयोग की भावना थी। तो ये दो तरह की प्रवृत्तियां थी, एक तो खुद का बचाव कर लेते थे, खुद का भोजन करते थे, कोई सुख दुख था ही नहीं मानव को, ना विज्ञान था ना कला थी, बिंदास जीते थे। इसलिए तो कहते स्वतंत्र पैदा हुए थे, तोड़ दो गुलामी की जंजीरों को। और दूसरों के प्रति उदारता थी ना, ये बंदर वाले उदाहरण से ये बात क्लियर होती है, आप अच्छे से समझ जाएंगे, है ना? ये शुभ की भावना, और दूसरों का बुरा भी नहीं करते थे, शुभ की भावना होती थी। तो दो तरह की प्रवृत्ति हमको प्राकृतिक अवस्था में दिखाई देती थी, है ना? अब क्या हुआ, तो ये जो सुखी जीवन था, मतलब भद्र स्वरूप जो था प्राकृतिक अवस्था में, भद्र प्राणी जो था वहां, भद्र मतलब अच्छा होता है, अभद्र मतलब बुरा होता है। आप किसी को कहते हैं ना भद्र पुरुष है, मतलब वो शिष्ट है, अच्छा इंसान है ना, तो भद्र प्राणी था। ये ज्यादा दिन नहीं चला, और जैसे ही मानव परिवार बनाता है, ये खत्म कैसे होता है, जैसे ही मानव परिवार बनाता है, इससे क्या होता है, ये टूट जाती है प्राकृतिक अवस्था। परिवार बना लेता है, तो यहां से वही पितृसत्तात्मक सत्ता शुरू हो जाती है। जैसे जो पुरुष वर्ग ताकतवर होता है, तो एक तरीके से अपना शासन चलाने लगता है, स्वतंत्रता खत्म हो जाती है ना। तो यहीं से किसका चरण शुरू हुआ, पितृसत्तात्मकता का चरण। तो ये क्या था, पितृसत्तात्मकता का चरण, पितृसत्तात्मकता का चरण। देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें मानव में तर्क पैदा हुआ, है ना, भाषा सीख गया मानव परिवार में, है ना, उसने विज्ञान का आविष्कार किया, कला का आविष्कार किया, है ना, धातुओं का आविष्कार किया, सोना का आविष्कार किया, कृषि का आविष्कार किया। इससे क्या हुई, निजी संपत्ति पैदा हुई,
फिर परिवार जब बना तो कला, विज्ञान, निजी संपत्ति, कृषि सामग्री, धातु, लोहा, ये सब पैदा हो गया। एक तरीके से सभ्यता का विकास होने लगा, अन्य होने लगा, है ना। अब संपत्ति बन गया तो इसकी रक्षा का सवाल पैदा हुआ, हमने राज्य बनाया। और यहीं से लोगों में दूसरों के प्रति सोचने की भावना कम होती है और खुद के प्रति सोचने की भावना का ज्यादा विकास होती है ना। तो इसने मानव का सर्वनाश कर दिया। ये सबके उदय ने क्या किया? मानव का सर्वनाश कर दिया। संपत्ति और परिवार के बनने से मानव की स्वतंत्रता खत्म हो गई, मतलब मानव का सर्वनाश हो गया। इसको बहुत अच्छे से रूसो इस तरीके से समझाते हैं, हम उन्हीं की भाषा में समझ रहे हैं। रूसो क्या कह रहे हैं, देखो। रूसो कहते हैं कि पहला व्यक्ति, वो हरामखोर पहला व्यक्ति, कहते हैं कि जो पहला व्यक्ति था जिसने अपने चारों ओर, है ना, जिसने धरती के चारों ओर, पहला व्यक्ति जिसने धरती के चारों ओर बाढ़ लगाई। क्या की? बाढ़ लगाई। तथा यह कहा, बाढ़ लगाई और क्या किया? तथा यह कहा, पहला व्यक्ति जिसने धरती के चारों ओर बाढ़ लगाई और यह कहा कि यह मेरी है ना। जितनी जगह में बाढ़ उसने लगा दी, मतलब ये प्रथम व्यक्ति हुआ। ये यहाँ रहता था तो इसने ऐसी बाढ़ लगा दी धरती के आसपास और बोल दिया ये मेरी, है ना। इतनी संपत्ति मेरी हो गई, है ना। तो उसने यह कहा यह मेरी, यह मेरी, और लोगों ने मान लिया, है ना। और उसे साधारण लोगों ने मान लिया। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति शक्तिशाली रहा होगा जब, तो जैसे मत्स्य न्याय भी तो ऐसे ही होता है कि शक्तिशाली सब अपना हड़प लेता। तो यही जो पहला व्यक्ति हुआ उसने बाड़ा लगाया और कहा ये मेरा है, उसे साधारण लोगों ने मान लिया। मान लिया, है ना। तो यही क्या, ये जो व्यक्ति है यही था नागरिक समाज का संस्थापक, मतलब राज्य का संस्थापक। ऐसे तो राज्य बना। राज्य कैसे बना? ये पहला व्यक्ति हुआ जिसने धरती पे पूरी बाढ़ लगा दी और बोल दिया ये सब मेरी है, तुम मेरे अंडर में आते हो सब लोग। और लोगों, साधारण लोगों ने इसकी बात को सत्य मान लिया, तो यहीं से नागरिक समाज का जन्म होता है। ये खुद एग्जाम्पल दिया है रूसो महोदय ने, है ना। इसको उन्होंने नागरिक समाज का संस्थापक माना, है ना। आगे कहते हैं कि धरती पर अधिकार हो गया व्यक्ति का। धरती पर अधिकार से क्या हुआ? धरती पर अधिकार, इस अधिकार व्यक्ति ने कर लिया तो अब सब लोग अपना अपना अधिकार करने लगे अलग अलग, है ना। तो क्या हुआ? इसने क्या किया? संपत्ति, संपत्ति में असमानता पैदा की। संपत्ति में असमानता पैदा की, है ना। इससे क्या हुआ? व्यक्ति की संपदा को खतरा पैदा हुआ। अब व्यक्ति, निजी संपत्ति व्यक्ति जब जमा करने लगा तो व्यक्ति की संपदा को क्या हुआ? खतरा। इसी से क्या बना? इसी वजह से कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था व नागरिक समाज, मतलब राज्य को बोल रहा है ना, नागरिक समाज समूह, नागरिक समाज कानून व्यवस्था का उदय हुआ और प्राकृतिक अवस्था समाप्त हुई। प्राकृतिक अवस्था समाप्त हुई। देखिए, पहला ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने धरती पे एक बाड़ लगाई, है ना, और बोल दिया भैया कि धरती मेरी है, और मनुष्य ने डर से या किसी भी कारण से उसको मान लिया। तो इस तरीके से आप मान लीजिए कि राज्य या एक नागरिक समाज का एक जन्म हो गया जो उस पर वो कर रहा था। तो यहीं से क्या हुई? निजी संपत्ति पैदा हुई, सब लोग अब ऐसा करने लगे। तो अभी संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? तो संपत्ति की रक्षा करने के लिए फिर व्यक्ति ने सामाजिक समझौता करके क्या बनाया? राज्य बनाया या नागरिक समाज बनाया। अब वो क्या कर रहा है? जो नागरिक समाज, नागरिक समाज को भी राज्य और नागरिक समाज में अंतर नहीं करते उस तरीके से, है ना। तो जो समूह है, तो हम अपने क्या क्या करते हैं, तीनों, लॉक, हॉब्स और रूसो, सामाजिक समझौता करते हैं, अपनी शक्तियां किसको सौंप रहे हैं? उस समूह को सौंप रहे हैं ना। तो वही बात है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा आप नागरिक समाज में और राज्य में, है ना। तो अब जब वो व्यक्ति की निजी संपत्ति आ गई तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या बना? नागरिक समाज बना, राज्य बना, और क्या बना? कानून व्यवस्था। तो इससे क्या हुई? प्राकृतिक अवस्था खत्म हो गई, है ना। तो ये एक क्रम समझाया रूसो ने अपनी भाषा में। आगे कहते हैं, जो प्राकृतिक अवस्था थी इसमें बताया, प्राकृतिक अवस्था में मानव बिल्कुल सुखी था। प्राकृतिक अवस्था में मानव क्या था? सुखी था, है ना। प्राकृतिक अवस्था में मानव सुख था।
तो जो प्रथम व्यक्ति हुआ, वही बात है समझा रहे, उसने बाड़ लगाई, है ना, बाड़ लगाई और कहा यह मेरा है। वही एग्जाम्पल समझा रहे हैं, यह मेरा है ना। तब से संपत्ति पैदा होती है ना, तभी से क्या हुई, निजी संपत्ति पैदा हुई, निजी संपत्ति पैदा हुई, ठीक है, असमानता पैदा हुई, है ना, फिर नागरिक समाज पैदा हुआ, समझ गए ना आप। अब मान लीजिए एक धरती है, ये धरती पे सब लोग रह रहे हैं, है ना, तो ये पहला व्यक्ति था, कहीं ना कहीं इसके पास शक्तिशाली होगी, दो लोग मिल गए, इनने इस जगह पे मान लो बाड़ लगा ली, है ना, अब बोल दिए ये जगह मेरी, तो ऐसे ही देखिए सब लोग बनाने लगे, कोई का ज्यादा कोई का कम, है ना, ये सब मान लीजिए आप अलग अलग व्यक्ति की संपत्ति बन गई, किसी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति होगी, तो अब सबकी अपनी अपनी निजी संपत्ति होगी, तो सबको खतरा होने लगा एक दूसरे से कि साला ये मुझसे ना छीन ले, ये मुझसे ना छीन ले। तो इसी की वजह से क्या हुआ, निजी संपत्ति सबकी पैदा हो गई, पहले प्रकृति में तो वो सबकी थी, पर जिसने बाड़ लगा के कहा तो सबकी अपनी अपनी संपत्ति होगी, तो इसी की सुरक्षा के लिए हमने क्या किया, कानून बनाए और नागरिक समाज मतलब राज्य बनाया। तो यहीं से प्राकृतिक अवस्था समझ शुरू होती, यही एग्जाम्पल को समझाते हैं। सबसे बड़ी त्रुटि क्या है आज के समाज की, जो ये मानते हैं कि आधुनिक जो समाज उस समय बना था, है ना, उसकी सबसे बड़ी त्रुटि जो थी, कमी, वो क्या थी, असमानता। इससे असमानता बहुत बढ़ गई, अब ये इनको गरीबी का जीवन देखना पड़ा। देखिए आप विचार कहाँ से आ रहे हैं, बहुत बचपन में गरीबी झेली इन्होंने, चोरी तक इनको करना पड़ा, इसलिए बता रहे कि असमानता और इन सब चीजों के विरोधी क्यों है, तो इन्होंने कहा सबसे बड़ी त्रुटि क्या है, असमानता है। और ये असमानता के लिए कौन जिम्मेदार है, आधुनिक समाज, क्योंकि समाज ने ये व्यवस्था बनाई ना, आधुनिक समाज को सब चीजों का जिम्मेदार मानते हैं। ये जो भी अवस्था फैली हुई है, जो अव्यवस्था फैली हुई है ना, जो राज्य बना है और असमानता है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए, आधुनिक समाज जिम्मेदार है ना। और असमानता का मूल कारण क्या है, असमानता का मूल कारण है निजी संपत्ति, निजी संपत्ति है असमानता का मूल कारण, है ना। ये आगे इसको और एक उदाहरण से रूसो समझाते हैं, देखो रूसो क्या कहते हैं कि जिस क्षण से या जिस पल से एक व्यक्ति के पास, ध्यान रखिए, जिस क्षण से एक व्यक्ति के पास दो व्यक्तियों हेतु, जिस क्षण से एक व्यक्ति के पास दो व्यक्ति हेतु सामान जमा हो गया, है ना, या दो व्यक्ति लायक, दो व्यक्ति लायक मान लीजिए, दो व्यक्ति लायक सामान जमा हो गया, वहीं से समाप्त, जो है ना, वहीं पर समानता समाप्त हो गई, है ना, और संपत्ति पैदा हो गई। हम्म, अब क्या हुआ, कार्य करना आवश्यक हो गया, कार्य आवश्यक हो गया। विशाल जो जंगल थे, विशाल जंगल क्या हुए, खेत बन गए, विशाल जंगल खेत बन गए, है ना। तो जो गुलामी है, यहीं से गुलामी पैदा हुई, गुलामी व जो दुख था, दुख इस फसल के साथ पैदा हुए। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, रूसो एग्जाम्पल समझाते कि भैया देखो, जिस पल एक व्यक्ति के पास, जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, सभी संपत्ति सबकी सामूहिक रूप से थी, सब सुखी थे, सब अपने हिसाब से खा रहे थे, जिसको जो लग रहा था, जहां लग रहा था, कोई दुख नहीं था, बिंदास जी रहे थे, कोई निजी संपत्ति नहीं थी, ना तो कला का विकास हुआ था, ना विवेक का। पर क्या हुआ, जब व्यक्ति ने परिवार बनाया, एक से दो हुए, कहीं ना कहीं खेती करने लगा, तो सोचने तो लगा अपने बारे में, तो अब उसको दो लोगों के लिए करना था, उसको करना ही करना था, अब वो जो सामान और जो खेती वो करने लगा, वो सामान आया, उसकी भी रक्षा करनी थी, क्योंकि दूसरे लोग तो लूट कर खा लेते, तो यही से सारी गड़बड़ शुरू होती। तो जब एक व्यक्ति के पास दो लोगों के लायक सामान आ गया, तो अब समानता तो समाप्त होगी, उसके पास उतना धन है कि वो 2 4 10 दिन काम नहीं करे तो भी खा, एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं, है ना, तो समानता कहाँ रहे, असमानता होगी, निजी संपत्ति बढ़ने लगी, लोग अपनी बढ़ाने लगे, तो कहीं ना कहीं मानव में ये प्रवृत्ति तो होती है दूसरे को देखने की। तो
तो अब क्या हुआ, अब समानता खत्म होगी, अब असमानता पैदा होगी, है ना। अब यहाँ पहली बार संपत्ति लोगों को पता चली कि अच्छा, अपन अगर जमा करके रख लेंगे तो वो भी अपनी छह बात के लिए। तो यहाँ से तेरा मेरा की भावना पैदा हुई। तो क्या हुआ, अब कार्य करना, लोग ज्यादा से ज्यादा काम करने लगे संपत्ति अर्जित करने के लिए। पहले तो उनको इससे कोई मतलब ही नहीं था, जो मिल रहा था सब तो अपनी संपत्ति थी, पर अब एक व्यक्ति की पर्सनल जब संपत्ति होगी तो अपने को भी चाहिए। तो अब काम करना बहुत आवश्यक हो गया। अब क्या हुआ कि जो पहले विशाल जंगल हुआ करते थे उसका कोई मालिक तो था नहीं, तो व्यक्ति अब मालिक होने लगे, जंगल काट के खुद अपनी खेती बनाने लगे, है ना। उसकी रक्षा के लिए फिर वापस से पुलिस और ये सब राज्य का और नागरिक समाज का निर्माण बाद में करेंगे हम। तो अब क्या, हम गुलाम हो गए उन संपत्ति का, तो यहीं से गुलामी शुरू होती है ना। और जो दुख है, इसलिए कहता है कि यहीं से गुलामी, और इसी से हम दुखी रहने लगे, अपना स्वार्थ देखने लगे, हमें सब भ्रष्टाचार, तेरा मेरा की भावनाएं। तो उन्हीं खेतों के साथ गुलामी और दुख की फसल पैदा हुई। ये बात करते हैं रूसो महोदय, है ना। तो वो जो खेतों में फसल थी ना, उस फसल के साथ दुख भी पैदा हुआ और गुलामी भी पैदा हुई, तो हम जकड़ते चले गए। पहले हम स्वतंत्र थे, इसलिए वो कहते हैं कि भैया जागो, तोड़ दो अपनी बंधनों की सारी जंजीरों को, लौट चलो प्रकृति की ओर, हम जहां स्वतंत्र पैदा हुए थे। ये मतलब है रूसो के कहने का, आप देख रहे हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं रूसो महोदय, देखो आगे ये कहते हैं कि ये ध्यान रखिएगा, ये समानता के समर्थक नहीं है, है ना। जो रूसो महोदय है ना, ये समानता के समर्थक है ना, समानता के समर्थक है, लेकिन पूर्ण समानता के समर्थक नहीं है। ये कहते हैं पूर्ण समानता जैसी कोई चीज नहीं, पूर्ण समानता नहीं होती है। दो तरीके से असमानता संभव है, ये बताते हैं कि दो तरह से असमानता होती है। तो कौन से दो तरह है ना, दो तरीके से असमानता संभव हो सकती है। पहला क्या है, देखो, एक तो युवा, एक तरीका ये है, देखो एक संभावना कि जो युवा है और जो वृद्ध है, इनमें क्या कभी समानता हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये तरीका है। युवा वृद्ध में हमेशा क्या होती, असमानता होती। ये यहाँ कभी समानता नहीं हो सकती। मजबूत जो है, क्या मजबूत और कमजोर में कभी समानता हो सकती है, नहीं होती। तो मजबूत कमजोर में असमानता होती, मूर्ख और बुद्धिमान में असमानता होती। तो समानता इस तरीके से हमेशा होती है ना। और दूसरी बात क्या है कि जो आप समुदाय की सेवा करते हैं, ठीक है, समुदाय सेवा से जो आपको सम्मान मिलता है, सम्मान, अब आप समान कैसे रहेंगे, आप तो विशेष हो गए ना, आपको इसलिए विशेषता के लिए क्या मिला है, सम्मान मिला है ना। और जिसने सेवा नहीं की उसको सम्मान नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी असमानता पैदा होगी। तो इसलिए पूर्ण समानता जैसी कभी कोई चीज हो सकती है, बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होती, है ना। ये क्या, अब इन्होंने जो संपत्ति पर अपना विचार दिया, संपत्ति पर जो विचार दिया ना, इसी के कारण इनको क्या कहा जाता है, इन्हें आधुनिक समाजवाद का, ध्यान रखिएगा, आधुनिक समाजवाद का आध्यात्मिक प्रणेता कहते हैं। आधुनिक समाजवाद का आधुनिक प्रणेता इनको कहा, आध्यात्मिक प्रणेता कहा जाता है, क्योंकि संपत्ति के पर जिस तरीके से बात करते हैं कि उस पर सबका हक होना चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए एक तरीके से आधुनिक समाजवाद का भी इन्हें प्रणेता कहा जाता है ना। इन्होंने बताई जो असमानता है ना, जो असमानता पाई जाती है, दो तरह की होती है, दो तरह की असमानता। पहले तो बताते, देखो दो तरीके से संभव हो सकती, अब खुद बता रहे हैं। तो पहला कहता क्या तरीका है, तो देखो प्राकृतिक, आपको पता है, प्राकृतिक असमानता, प्राकृतिक असमानता क्या है, तो देखिए लिंग कभी एक जैसे हो सकते हैं, पुरुष स्त्री, तो क्या एक है, प्राकृतिक नहीं, प्रकृति नहीं है इनमें असमानता की है। जैसे रंग, अब क्या बोलोगे आप, कहीं और जन्मे आपका रंग गोला है, किसी का काला है, कोई स्त्री के रूप में, तो कोई जानवर है ना, नस्ल, किस नस्ल में हो रहा है, जो वर्ण आपके है, तो क्या है, अलग अलग चीजों में आप पैदा होते हो, तो प्रकृति खुद असमानता है ना। तो प्राकृतिक असमानता, इनमें कभी समानता नहीं हो सकती, तो एक प्राकृतिक असमानता होती है। दूसरा परंपरागत, परंपरागत असमानता, जो चली आ रही है बहुत समय से, है ना। जैसे क्या, जैसे जाति, है ना, नस्ल, धन, पद, अमीर गरीब, वर्ग, है ना, जो समाज ने बनाई, जो परंपरा से चली आ रही, एक ये भी इन वजह से भी असमानता होती है। तो इस तरीके से
दो तरीके से असमानता होती है। तो ये था हमने इनका देखा वर्णन विस्तार से, किस पर देखा, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो असमानता को लेकर इतना विस्तार से वर्णन इन्होंने किया है रूसो महोदय ने, है ना। अब इनकी जो मुख्य बुक है उस पर हम आते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये कब लिखी इन्होंने, तो ध्यान रखिएगा, ये लिखी इन्होंने 1762। इसमें क्या लिखते हैं ये, तो ये कहते हैं, मैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या किया है, इसका पूरा एनालिसिस हम करते हैं। तो कहते हैं, मैं स्थायी में टिकाऊ व वैध प्रशासन की खोज कर रहा हूँ, है ना। मैं स्थायी और वैध प्रशासन की खोज कर रहा हूँ, जिसमें, है ना, मनुष्य जैसा है वैसा रहे। मतलब कह रहे हैं कि मैं ऐसे प्रशासन की खोज कर रहा हूँ, तलाश में हूँ कि ऐसा एक नया प्रशासन बनाऊं या ऐसा लोकतंत्र बनाऊं जिसमें मानव की स्वतंत्रता जैसी प्राकृतिक अवस्था में थी वैसी ही रहे, मानव को स्वतंत्र करे, इसकी खोज में हूं, है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब इन्होंने बताया, देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है, हाँ, कि जो व्यक्ति है, आजादी को, है ना, जो व्यक्ति की आजादी है, मतलब आजादी जो एक व्यक्ति की है ना, वो तीसरे पर थोपना नहीं है, तीसरे व्यक्ति पर थोपना नहीं है। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो इन्होंने राज्य पर विकास विचार दिए, तो क्या कहते हैं कि इसमें जो आजादी है वो तीसरे व्यक्ति पर थोपना नहीं है, बल्कि क्या करना है, वैध या सही, सही राजनीति से व्यक्ति की रक्षा करना है ना। रक्षा करना मतलब उसकी स्वतंत्रता और उसके अधिकारों, व्यक्ति की रक्षा करना है। तो क्या है, ये कहते हैं कि आजादी का मतलब क्या हुआ, तो आजादी का मतलब हुआ कि अपने विचार किसी पर जबरदस्ती थोपना नहीं है, बल्कि वैध और सही रणनीति से क्या करना है, हमको व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है ना। और समुदाय में रहते हुए, समुदाय में रहते हुए अपना ही आदेश पालन कर प्राकृतिक अवस्था जैसा उन्मुक्त रहना है। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं कि इसमें जो हम नियम कानून बनाएंगे उसका मतलब क्या है, कि आप पे जबरदस्ती उन कानूनों को थोपना नहीं है, आपको सही तरीके से आपकी रक्षा करना है। और आप खुद का मतलब आपने खुद ने अपनी संप्रभुता राज्य को दी है, नागरिक समाज को दी है, तो आपको भी ऐसे रहना है कि जैसे आप प्राकृतिक अवस्था में रह रहे हो, आपको वो चीजें बंधन ना लगे, है ना, आप खुद आजादी महसूस करो और आजाद तरीके से राज्य में रहो। इसकी बात कर रहे हैं रूसो महोदय, है ना। सामाजिक अनुबंध करते हैं इन्होंने, इसमें सामाजिक समझौता किया, तो इनके सामाजिक समझौता का क्या मतलब है ना। जो सामाजिक समझौता किया है उसका क्या मतलब है, कि जो अनुबंध करता है, जिन्होंने समझौता किया है, अनुभव करता अपने सारे अधिकारों के साथ, है ना, जो अनुभव का अनुबंध करता है अपने अधिकारों के साथ, है ना, पूरे समुदाय, जो है ना, पूरे समुदाय को संपूर्ण स्वामित्व हस्तांतरित करते हैं। मतलब सामाजिक समझौते का ये मतलब हुआ कि जो हम जो भी सारे नागरिक उसमें अनुबंध करता होंगे, सारे नागरिक मिलकर सामाजिक समझौता करेंगे, तो अपने जो भी सारे अधिकार है और जो दायित्व है पूरे, है ना, वो किसको सौंप रहे हैं, उस समाज को सौंप रहे हैं। तो यही सामाजिक समझौते का मतलब है, कि हम अपने दायित्व किसको सौंप रहे हैं, आपको सौंप रहे हैं या समुदाय को सौंप रहे हैं, कि आप अब हम पे क्या करिए, शासन करिए। यही सामाजिक समझौते का मतलब होता है ना। इस बुक में 4 तरह के कानून का वर्णन करते हैं। देखिए,
चार कानूनों का वर्णन करते ये पूछा जाता है एग्जाम में रूसो। तो कौन से चार तरह के कानून की बात करते हैं? देखो, राजनीतिक, है ना, या मौलिक। राजनीतिक या मौलिक मतलब जो बनाए जाते हैं या जो समझौता में जो लोगों के द्वारा निर्माण किए गए, तो इनको क्या कर देना, राजनीतिक कानून, है ना। तो एक प्रकार क्या बताया, राजनीतिक कानून, इन्हीं को मौलिक कानून कहते हैं। दूसरा प्रकार क्या बताया, दैवी कानून, जो परंपरागत चले आ रहे हैं ना, दैवी कानून। ठीक है, दैवी मतलब जो ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, मतलब धार्मिक कानून आप मान लीजिए। ठीक है, जो धार्मिक बुक या आदि से चले आ रहे हैं, धार्मिक कानून हो गए। तीसरा परंपरागत, कुछ ऐसी चीजें जो अपनी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता से चली आ रही है ना, ये परंपरागत हो गए। चौथा फौजदारी, दंड देने के लिए सेना आदि के द्वारा ना, परंपरागत कानून और फौजदारी कानून। तो ये चार प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो महोदय ने। तो किस तरीके के कानून है, तो देखिए, राजनीतिक कानून, दैवीय कानून, परंपरागत कानून और फौजदारी कानून, है ना। तो ये मुख्यतः जो मेन मेन बुक थी रूसो महोदय की, उनको हमने देखा है और समझने की कोशिश की गई है कि उनमें किस तरह के विचार रूसो ने दिए हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण विचार थे रूसो महोदय की अपनी जो बुक है। कौन सी, इनकी बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो क्या है। तो अगली हमारी महत्वपूर्ण हेडिंग क्या है, अब देखते हैं रूसो की सामान्य इच्छा। मतलब इसको जनरल विल कहा जाता है। ठीक है, सामान्य इच्छा रूसो की क्या है, जनरल विच, है ना। ये इनके चिंतन का क्या है, चिंतन का मूल आधार है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। सामान्य इच्छा क्या है, ये रूसो के चिंतन का मूल आधार है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मानव में दो प्रकार की इच्छा होती है ना। मानव में किस तरह की इच्छा होती है, तो दो प्रकार की इच्छा होती है। एक को कहते हैं एक्चुअल विल, एक्चुअल विल, और दूसरी इच्छा कौन सी होती है, रियल विल, जो यथार्थ इच्छा होती है ना, रियल विल। तो एक्चुअल विल क्या होती है, जैसे स्वस्वार्थ, यानी कि खुद से प्रेम, आत्म प्रेम आप कह सकते हैं, है ना। एक्चुअल विल क्या है, जो खुद के स्वार्थ के लिए व्यक्ति, जैसे भूख लगती है उसको खाना खाना है, खुद की रक्षा करनी है ना। तो ये क्या होगी, ये एक्चुअल विल होगी। और रियल विल से क्या मतलब है, रियल विल मतलब परमार्थ, परमार्थ मतलब जन कल्याण, है ना, दूसरों का सहयोग, सहायता, जन कल्याण की जो इच्छा होती है, जो परोपकार की भावना होती है, इसको उन्होंने रियल विल कहा। कि जो मनुष्य में होता है ना, जैसे जंगल में मैंने बताया था कि खतरा जब आता है तो एक बंदर खुद ऐसी आवाज निकालता है, कोई भी जानवर, ताकि सारे चौकन्ने हो जाते हैं। तो इसमें उसका तो कोई हित नहीं है, कहीं ना कहीं परोपकार के लिए कर रहा है, समुदाय के लिए कर रहा है, ताकि सब सतर्क हो जाए। तो यही एक्चुअल रियल विल है ना। तो दो तरीके की इच्छाएं मनुष्य में पाई जाती है। ठीक है, एक्चुअल विल खुद के लिए, और दूसरी क्या होती है, रियल विल, जो दूसरों की भलाई पर, परोपकार पर आधारित होती है। ठीक है, ये कहते हैं रूसो की जो सामान्य इच्छा है, सामान्य इच्छा क्या है, ये सामान्य हित की, सामान्य इच्छा कुछ नहीं, जो सामान्य हित है, सामान्य इच्छा, सामान्य हित की सामान्य चेतना है। मोटा मोटा आप ऐसा समझिए कि जो रूसों की सामान्य इच्छा या जनरल विल है, वो क्या है कि दूसरों लोग जो है, सामान्य जन सामान्य मतलब आम लोगों का कैसे हित किया जाए, इसकी केवल भावना है। कि हमें दूसरों का कैसे ज्यादा से ज्यादा भला करना है ना, बिना तर्क विवेक के, बिना खुद का स्वार्थ देखे, जो दूसरों की भला करने की भावना है, उसी को क्या कहते हैं रूसो, सामान्य इच्छा कहते हैं। ठीक है, ये जो है ना, सामान्य इच्छा के दो अंग मानते हैं। क्या मानते हैं, जो सामान्य इच्छा है, सामान्य इच्छा के दो अंग मानते हैं। दो अंग कौन से हैं, पहला देखो, जो सामान्य, सामान्य व्यक्तियों की हिंसा, है ना, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा। पहला क्या है कि जो सामान्य व्यक्ति है उनकी इच्छा, और दूसरा
सामान्य विवेक पर आधारित विवेकशील इच्छा। क्या मतलब हुआ? देखे, इच्छा के दो अंग मान देख, तो सामान्य व्यक्ति जो जन समान किसी की भी इच्छा, दूसरा सामान्य विवेक पर आधारित विवेकशील, मतलब बहुत सोच समझ के जो इच्छा व्यक्ति करता है ना, विवेकशील हो, निर्णय वाली हो, तो वो इच्छा। एक सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और विवेक सोची समझी हुई इच्छा, ये दो तरह की इच्छाएं होती है। एक तो जनरल सामान्य जो सबकी इच्छा है, ठीक है, हाँ वैसा कर लिया जाएगा। दूसरा बहुत सोच समझ के जो हमारी इच्छा हम जब प्रयोग करते हैं किसी चीज, जैसे कानून बनाते हैं, कुछ विषय हो जैसे महिलाओं पे या कुछ सेंसिटिव विषय पे, जब हमको कानून बनाना होता है तो बहुत सोच समझ के एक विवेक से निर्णय लिया जाता है। तो क्या होगी? विवेकशील इच्छा, जो बहुत सोच समझ के ली जाती है। दूसरा जनरली बना लिया जाता है। तो इस तरीके से दो तरह, दो अंग माने इच्छा को ना, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरा क्या, जो सामान्य विवेक पर आधारित है वो इच्छा। देखो, सामान्य इच्छा का मतलब आप समझिए, सामान्य जो इच्छा है ना, सामान्य इच्छा का मतलब बहुमत की इच्छा नहीं है, ध्यान रखिए। का मतलब बहुमत की इच्छा नहीं है। अगर एक व्यक्ति की इच्छा भी क्या हो सकती है, एक व्यक्ति की इच्छा अगर वो सही है सबके लिए, एक व्यक्ति की इच्छा भी, ध्यान रखिए, सामान्य इच्छा हो सकती है। अब मोटा मोटा सामान्य जो इच्छा की बात कर रहे हैं रूसो, मतलब ऐसी, ऐसा विचार या ऐसा आप मान लीजिए जो सबके व्यक्तियों के हित में है, इस तरीके का हम विचार कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि एक समूह की जो इच्छा हो वही सामान्य इच्छा होगी, नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति भी विवेकशील बात कर रहा है और वो सबके हित में है, तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा? सामान्य इच्छा मान लिया जाएगा, है ना। शर्त है कि उस इच्छा के पीछे क्या होना चाहिए? अच्छापन होना चाहिए। अच्छी भावना के साथ अगर कोई व्यक्ति इच्छा करता है तो उसको पूरे समाज की इच्छा समझा जाएगा। ठीक है। आगे ये कहते हैं, जो सार्वजनिक हित है, सार्वजनिक हित निजी हित पर विजय सरल नहीं है। कहते हैं कि जो सार्वजनिक हित है ना, सार्वजनिक हित की विजय निजी हित पर सार्वजनिक हित की विजय, ये कहते हैं कि जो सार्वजनिक हित है, सार्वजनिक हित की विजय निजी हित की विजय पर सरल नहीं है, और यही सामान्य इच्छा है। अब जैसे देखिए, अगर सार्वजनिक हित हो रहा है किसी चीज में, है तो सार्वजनिक हमेशा क्या होगा? सार्वजनिक हित की, जहां बहुमत ज्यादा से ज्यादा किसी चीज की बात कर रहे हैं, तो जीत तो उन्हीं की होना है ना। पर तो देखिए, समूह की ये बहुमत पर किसी एक व्यक्ति की इच्छा कभी विजय हो सकती है कि किसी एक व्यक्ति का विचार को लोग ज्यादा वैल्यू देंगे या बहुमत के? तो बहुमत या जो सार्वजनिक विचार है उस पे एक व्यक्ति के हित की कभी विजय हो जाए, ये आसान नहीं, पर सामान्य इच्छा में हो सकता है। अगर वो सही बोल रहा है, उसका उद्देश्य सही है, तो क्या है कि सार्वजनिक हित पर निजी व्यक्ति के जो हित है उसकी भी विजय हो सकती है। यही क्या है? सामान्य इच्छा है। और इसलिए सामान्य इच्छा को रूसो क्या करता है? बहुत महत्व दे रहा है कि भैया, सार्वजनिक जो इच्छा है ना, सार्वजनिक हित की विजय पर सामान्य हित की विजय आसान नहीं, पर इसमें हो सकता है। किसमें? सामान्य इच्छा में।